हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। तो आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम बहुत पहले से जानते हैं, हमने 10th में पढ़ा, हमने 11th में पढ़ा, ठीक है, उतनी चीजें हैं। अब उसी फंक्शन का हमें क्या लेना है, मतलब उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें इनवर्स के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो सिंपल हम सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन, ठीक है, कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। फिर हम बात करेंगे उसका डोमेन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे रेंज के बारे में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो अभी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बस वो इसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत आसान है, ठीक है। एट द एंड हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में। कई बार आपसे एग्जाम में ग्राफ पूछ लिया जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो भी बहुत आसान होगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए, तो जिनको वो ग्राफ अच्छे से आता है ये भी बहुत इजीली सीख सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो ये चीज़ें हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। और एट द एंड जैसे मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जितने भी आए हैं, जितना सिलेबस हमारा है उससे रिलेटेड वही हम करेंगे सिर्फ। आई होप इट इज क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो मैं मुद्दे पे आता हूं कि ये तो रहा सिलेबस। अब बात करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई थिंक हम सब जानते हैं कि सर साइन एक्स हमने सीखा है, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स हो गया सॉरी, एंड कॉसेक हो गया, सेक हो गया, ये सारे मेरे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। बट मुझे इन सब का क्या लेना है, इनवर्स लेना है। और इनवर्स हमने जस्ट लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर में इनवर्स ऑफ ए फंक्शन सीख लेते हैं, ठीक है। यानी जब किसी फंक्शन का इनवर्स लेते हैं इसका मतलब हम उसके डोमेन को रेंज बना देते हैं और रेंज को डोमेन बना देते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है वहां पे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन कैसा होता है, बाइजेक्टिव होता है। ये कंडीशन है जो बहुत जरूरी है, ठीक है। हम डोमेन को तो रेंज बना देंगे, रेंज को डोमेन बना देंगे, ठीक है, इनवर्स ले लेंगे उसका। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो बनाने से पहले मुझे ये चेक करना होता है कि क्या उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। और वो चेक कैसे करते हैं कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव मतलब वो फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। अगर एक फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, अब ये ध्यान रखें 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देन ओनली हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन यानी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। तो ये जस्ट मैंने रिकॉल किया कि क्या इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, पहला फंक्शन ले लेते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आई थिंक हम सब फैमिलियर है इस फंक्शन के साथ, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो अगर आप इसके साथ फैमिलियर हो तो मुझे फटाफट से ये बताइए कि साइन एक्स फंक्शन का अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डोमेन क्या होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हमने 11th स्टैंडर्ड में सीख ली थी और हमें ये पता होना चाहिए कि साइन एक्स यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मेरे, उन सब का डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपको नहीं पता है, मैं बताऊंगा इस क्लास में, नो प्रॉब्लम, बट अगर आपको पता है तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो द डोमेन फॉर साइन एक्स फंक्शन इज सिंपल रियल नंबर, मीन्स कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए एक्स की आप कोई भी वैल्यू लेके आइए, कंडीशन ये कि सिर्फ वो रियल होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी रियल नंबर आप रखिए, आपको हमेशा साइन एक्स फंक्शन की एक वैल्यू मिलेगी, मतलब हमेशा ये डिफाइन रहेगा, दैट्स सिंपल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो द डोमेन फॉर साइन एक्स फंक्शन इज रियल नंबर्स, मीन्स ऑल द नंबर्स वी कैन पुट हियर। नाउ द रेंज इज, रेंज ऑफ साइन एक्स फंक्शन क्या होती है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है। साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, ये लाई करती है सिर्फ -1 से लेकर के 1 तक। तो यही होती है मेरी साइन एक्स फंक्शन की रेंज, ठीक है। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर, ठीक है भाई। अब फटाफट से एक काम करते हैं, मैं इस कंडीशन पे आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। सो आई थिंक हम सब जानते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस हमेशा मेरा क्या आता है, डोमेन आता है। यानी इस एक्स की जो वैल्यूज आप रखोगे ना, डोमेन की वैल्यू, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे रहती है। और जो रेंज आती है मेरे निकल के, जो रेंज है मेरी, वो हमेशा किस पे रहती है, वाई एक्सिस पे रहती है। तो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो सबको पता होगी, ठीक है। अब अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखो, आई थिंक आप सबको आता होगा कि एट साइन 0 0 होता है, एट π/2 साइन की वैल्यू क्या हो जाती है 1, सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। और पाई पे ये वैल्यू क्या होती है, वापस से आ जाती है 0 पे,
ठीक है, इस पाई को मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इधर। अब आप आगे बढ़ोगे 3 पाई पे, अगेन इट विल बिकम -1 एंड एट 2 पाई इट विल बिकम 0। सो आप बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका 3 पाई बाई 2 मतलब 270 और ये आपका हो जाता है 2 पाई, सिंपल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली इसी ग्राफ को अगर आप पीछे की तरफ लेके आओ तो एक चीज ध्यान रखना, sin x का ग्राफ कैसे बनता है, 0 से 2 पाई, बस ये इंटरवल रहता है। ग्राफ का कहीं से भी ये इंटरवल उठाओ तो इसी ग्राफ को एज इट इज उठाना है और यहां रख देना है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे ही बन जाएगा वापस से, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको, लाइक दिस। ओके, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बना है बट आई थिंक इट इज इनफ टू अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस पॉइंट इज योर -π/2। ठीक है, ये आपका हो जाता है माइनस का पाई, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा -3π/2, और ये जो पॉइंट हो जाए दैट इज -2 पाई। और इससे आगे भी लेके जा सकते हो, मतलब इससे पीछे और इससे आगे भी बना सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, बट दैट्स इनफ टू अंडरस्टैंड। ओके, सो मैंने -2 पाई से 2 पाई के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जितनी वैल्यूज एक्स एक्सिस पे है, मतलब ये ग्राफ की अगर मैं प्रोजेक्शन देखूँ ऑन एक्स एक्सिस, तो आप देखोगे कि हर एक पॉइंट के लिए एक्स पे एक वैल्यू मिलेगी। तो मतलब इसके डोमेन जो है वो टोटल एक्स एक्सिस रहेगी, मतलब -∞ टू इन्फिनिटी, और आई कैन से द रियल नंबर्स। ठीक है, बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे ऑन द वाई एक्सिस, इसकी प्रोजेक्शन देखोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी। ये वैल्यू क्या रहेगी, 1 एट π/2 एंड एट -3π/2 ऑल्सो, तो ये वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। नीचे देखोगे तो ये वैल्यू आपकी रहती है -1। तो ये ग्राफ कभी भी ना तो 1 से ऊपर जाएगा ना ही -1 से नीचे आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो ये सिर्फ 1 और -1 के बीच में ही रहेगी, दैट्स इट। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज रेंज इज -1 to 1, सिंपल। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे कि अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है इस फंक्शन का इनवर्स। इस फंक्शन का क्या लेना है, इनवर्स लेना है। ठीक है, तो इस फंक्शन का इनवर्स लेने के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेरी कंडीशन जो है वो ये है सर कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब ये 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछता हूं कि क्या ये फंक्शन आपको 1 1 दिख रहा है, क्या ये फंक्शन 1 1 है? तो अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी, मतलब 10th 11 टाइप की, तो भी आप फटाफट से बता दोगे सर ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल सा रीजन मैं आपको देता हूं कि अगर मैं ये पूछूं कि मेरे पास फंक्शन है सर f(x) = sin x, ठीक है, मान लो यहाँ डोमेन होगा आपका रियल नंबर और ये आपकी रेंज देगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आप 0 डिग्री रखोगे या 0 रेडियन रखोगे, इसके लिए sin 0 की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे सर 0। जब मैंने डोमेन में पाई रखा तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0। मैंने 2 पाई रखा तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ऐसे कितने सारे एंगल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप π/2 लोगे, -3π/2 लोगे, या आगे बढ़ोगे वहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, ऐसे कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके लिए फंक्शन क्या होगा? many to 1, यानी many is connected with 1 means this is not 1 1, this is many 1 function। अगर ये many 1 फंक्शन है तो हमारी जो कंडीशन थी किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करने की, बाइजेक्टिव होना चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो रही। इसका मतलब हम इसका इनवर्स नहीं बना सकते। बट हमारे चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो क्या करें? तो इसके लिए देखो एक सिंपल सा आइडिया होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चंस में, कई बार आपके पास ऐसा फंक्शन मिलता है कि f(x) = 1/x, और वहां पे ऐसे करके लिखा होता है कि x is not equal to 0। ये क्यों लिखा होता है? क्योंकि कंडीशन क्या होती है सर कि ये x जो है, अगर मैंने इसको 0 रखा तो डिनोमिनेटर में 0, और डिनोमिनेटर में 0 इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन ही रही है। तो इसके लिए मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि x की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं कि क्यों ना मैं यहाँ पे कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दूं जिससे कि मेरा ये फंक्शन जो है वो 1 1 बन जाए। मतलब क्या है कि इस पूरे डोमेन में मैं कुछ एक ऐसा पार्ट लेके आऊं जिसके अंदर ये फंक्शन 1 1 हो, और जहां ये 1 1 हो, ठीक है, मैं वहीं पे इनवर्स लगा दूंगा। बस यही काम हम करने वाले हैं। सिंपल सी चीज, आई थिंक समझ में आई। ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्शन कैसे लगे उसकी बात करते हैं। तो एक चीज और मैं उससे पहले बता दूं कि जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखे और आपसे पूछा जाए कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है, तो उसका सिंपल सा तरीका आता है, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, कहीं पे भी ऐसे ड्रॉ करनी है, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे आप चेक कर सकते हो। जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, या फिर मान लो आपने नीचे की तरफ यहाँ एक लाइन ड्रॉ की। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो लाइन है इस ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होता है? many 1 होता है। सिंपल सा रीजन ये होता है कि सर इस पॉइंट के लिए मेरी y की वैल्यू यही है, इस वैल्यू ऑफ x के लिए भी मेरी y की वैल्यू वही है,
इस पॉइंट ऑफ एक्स के लिए भी मेरी वाई की वैल्यू वही है और इस पॉइंट ऑफ एक्स के लिए भी मेरी वाई की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू वही है। तो कितनी सारे डिफरेंट एक्स की वैल्यूज के लिए मेरी जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम आ रही है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। तो ये चीज समझने का तरीका है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो अब मैं मुद्दे पे आता हूं वापस से कि भाई हम बात कर रहे थे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की। तो मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसका ग्राफ, चलो एक बार मैं इसको हटा देता हूं इस साइड वाले को ताकि चीजें समझने में आसानी हो। मैंने इसके ग्राफ को सिर्फ इतना रखा, कितना रखा, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो मैंने इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ग्राफ को रखा सिर्फ, ठीक है, यानी -π/2 से π/2। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या अब ये आपको 1 1 लग रहा है? तो अगर मैं ग्राफिकली देखूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं और मैं थ्रू आउट द ग्राफ ड्रॉ करके देखता हूं, ये जो लाइन है ये हमेशा मुझे इस पूरे ग्राफ को एक ही पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 बन गया, ग्राफिकली हमने चेक किया। अब आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे वैल्यू सारी पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू सारी नेगेटिव आएगी, सीधी सी बात है। अब मुझे ये बताओ कि 0 से π/2 के बीच में क्या कोई भी साइन की वैल्यू आपको ऐसी नजर आती है जो रिपीट होती है? आप बोलोगे नहीं सर, ये हमेशा 0 से 1 तक इंक्रीज होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप बात करो -π/2 से 0 के बीच में, तो ये -1 से लेकर के 0 तक जाती है, ठीक है, मतलब इंक्रीज होती जाती है, कभी भी ये रिपीट नहीं करती। तो अब यहां पे एक चीज मुझे समझ में आई कि सर अगर मैं एक काम कर दूं, मैंने क्या काम किया कि जो मैं डोमेन ये बोल रहा था आपको R, उस डोमेन की बजाय अगर मैं इस फंक्शन का डोमेन -π/2 से लेकर के π/2 रख दूं, क्या किया मैंने, -π/2 से π/2 तक रख दूं, तो ये फंक्शन मेरा कैसा बन जाता है, मेरा ये फंक्शन बन जाता है 1 1। तो अगर मैं इसका डोमेन को क्या कर रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन लगा दी मैंने कि भाई मैं इतना ही पार्ट लूंगा, तो ये फंक्शन बन जाता है 1 1। ऑन टू बनाना मेरे लिए बहुत आसान है। ऑन टू कैसे बनाते हैं, सिंपल सा तरीका होता है। ऑन टू मुझे क्या बोलता है कि भाई जो कोडोमेन है मेरा, उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, कहां पे, डोमेन पे, मतलब हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए। तो कोडोमेन यानी ऑन टू बनाने का बहुत शानदार सा तरीका क्या होता है, सिंपल, कि जो आपकी रेंज है उसी को कोडोमेन बना दो। तो यानी इस फंक्शन को मैं -π/2 से π/2 में डिफाइन कर देता हूं, -1 to 1, दैट्स इट। बस जो रेंज है उसी को कोडोमेन बना दो, यानी रेंज और कोडोमेन जहां इक्वल हो जाए, फंक्शन क्या बन जाता है, ऑन टू। तो अगर मैंने sin x फंक्शन को ये बोला कि इट इज डिफाइंड फ्रॉम दिस interval to this interval, then I can say that it is your 1 1 and onto function, that's simple। और अगर ये 1 1 onto है तो इसका मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मे भी कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल उछल रहा होगा कि सर अगर मैं इस π/2 से लेकर के और 3π/2 तक इतना ग्राफ भी अगर लेता हूं, अगर ये वाला ग्राफ की भी मैं बात करूं, अगर मैं इस वाले ग्राफ की भी बात करूं, तो यहां पे भी ये फंक्शन 1 1 हो जा रहा है। रेंज में -1 से 1 ही रखता हूं तो भी ये 1 1 on 2 हो जाता है। अगर मैं इसी ग्राफ को -π/2 से लेकर के -3π/2 की भी बात करूं तो भी ये फंक्शन 1 1 और on 2 हो जाता है। तो सिर्फ आपने यही क्यों लिखा, बाकी क्यों नहीं लिखा, ठीक है, आप बाकी भी लिख सकते हो। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैंने sin x फंक्शन है मेरे पास और मैंने उसका जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट किया है फ्रॉम π/2 to 3π/2, मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया है -3π/2 से लेकर के -π/2 तक। एंड आप ऐसे और भी ले सकते हो कि इससे आगे आप जब जाओगे तो ये हो जाएगा 3π/2 से लेकर के 5π/2। तो ऐसे कितने सारे इंटरवल्स हैं मेरे पास जिनके अंदर sin x फंक्शन जो है वो 1 1 भी होगा और on 2 भी होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम वही आ गई, फिर से मैंने पूरे के पूरे रियल नंबर ले लिए, मतलब डिफरेंट इंटरवल्स होंगे वहां पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहे, कभी भी आपसे पूछा जाए कि सर इस इंटरवल के लिए क्या मेरा sin x फंक्शन 1 1 on 2 होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा, ठीक है। कंडीशन ये है कि ये रेंज हमेशा यही रहेगी, बट डोमेन आपकी चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे अगर पूछा जाए, नॉर्मली नहीं पूछा जाता, अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि सर इन इंटरवल के लिए भी ऐसा होता है। तो अगर आपको बेसिक ग्राफ की नॉलेज है तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इन इंटरवल्स को निकालने का होता है, दैट इज कि आप एक जनरल फॉर्म लिख सकते हो। अगर आप ऑब्जर्व करो, ये सब जो है π/2 के ओड मल्टीपल्स हैं, तो ये अगर 1 है तो ये 3 हो जा रहा है। तो सिंपल इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इन जनरल, अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल फॉर्म इसकी क्या हो सकती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं सर, इट इज 2n-1 इंटू π/2 से लेकर के मैं इसको लिख सकता हूं 2n+1 इंटू π/2। आप ऑब्जर्व कीजिए, एंड सॉरी इट इज क्लोज इंटरवल एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को बिलोंग करता है। आप वैल्यू पुट करके देखिए, जैसे आपने n को 0 रखा, ये बन जाएगा π/2,
यहाँ पे 0 रखोगे, सॉरी जैसे 0 रखोगे ये बनेगा -π/2, 0 रखोगे तो ये बन जाएगा π/2। n की वैल्यू सेम रखनी है एक बार में, तो मतलब ये मेरा इंटरवल आ जाएगा। अगर आप 1 रखोगे आप तो ये π/2 बन जाएगा, ये 3π/2 मतलब ये वाला इंटरवल। आप 2 रखोगे तो ये वाला इंटरवल ये बन जाएगा। जब आप क्या रखोगे, -1 रखोगे, ठीक है, -1 रखोगे तो इट विल बिकम दिस वन, दैट्स इट। और ऐसी डिफरेंट इंटीजर्स की वैल्यू के लिए आप डिफरेंट इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक जनरल फॉर्मूला है जिसको आप याद रख सकते हो कि इंटरवल कैसे फाइंड आउट किए जाए sin x के, जिसके लिए वो फंक्शन कैसा होता है, 1 1 on 2 होता है। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि इन सभी इंटरवल में से मैंने इस इंटरवल को चुना जो कि मैंने सबसे पहले लिखा, और इसी को मैंने बोल दिया दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये मेरी क्या होगी, ये मेरी होगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी। तो याद रखना sin x की प्रिंसिपल इन सभी इंटरवल के अंदर वो 1 1 on 2 होगा, बट ये इंटरवल वो होगा जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब ऐसा क्यों है उसके बारे में भी आता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो उस पर आने से पहले f(x) = sin x मेरे पास एक फंक्शन है, अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। तो अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भी कि मेरे पास कुछ फंक्शन होते थे, f(x) = लिख दो या y = लिख दो, मान लो 2x + 3 एक फंक्शन है और मैं आपसे पूछता था कि इसका इनवर्स निकालो। तो इसका इनवर्स कैसे निकालते थे, पहले 1 1 on 2 चेक करते थे। अगर ये 1 1 on 2 है जैसे हमने यहाँ किया, ये 1 1 on 2 बना दिया हमने इस कंडीशन को लगा के। अगर ये 1 1 on 2 है तो फिर हम क्या करते थे, यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। यानी 3 को इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा y - 3, 2 को इधर लेके जाओ डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू अल्टीमेटली ये मिल जाती है मुझे। तो ये जो फंक्शन बना, ये क्या बना, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बन गया, ठीक है। तो यहाँ डोमेन क्या था, x था, ये आपकी रेंज थी। अब चीजें चेंज हो गई, y आपका डोमेन बन गया और ये आपका बन गया रेंज। तो इसी फंक्शन को दैट इज योर फंक्शन ऑफ y नाउ। अगर आप इसी फंक्शन को g ऑफ y लिख लेते, चलो इसको f ऑफ x लिख लेंगे। अगर मैं f ऑफ x निकालना चाहूँ तो जस्ट रिप्लेस दिस y विद x, सो x - 3 डिवाइड बाय 2 ये बन जाता था, बस सिंपल है, ठीक है। तो इस वेरिएबल का आप कुछ भी लिख सकते हो, y लिख दो, t लिख दो, p लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो ऑलरेडी आप जानते हो। बस यही जो काम हमने यहाँ किया वो यहाँ पे करना है, ठीक है। तो f(x) = sin x है, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, y = मेरा हो गया sin x, ठीक है। तो ये दिस इज द फंक्शन ऑफ x। अब प्रॉब्लम क्या, मुझे x निकालना है और हमने ऐसा कभी किया ही नहीं पहले कि साइन और x को मैं अलग अलग कर सकूं, लेकिन अब करना है मैं। तो कैसे होगा, सिंपल सा तरीका है, इस x को मैं एज इट इज लिखूंगा और जब ये साइन दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बिकम योर साइन इनवर्स, जो y है वो एज इट इज, दिस विल बिकम x = साइन इनवर्स y, सिंपल, ठीक है। x = क्या हो गया मेरा, साइन इनवर्स y बन गया, दैट्स सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। तो अब एक चीज ध्यान रखना जो कि बच्चे कई बार गलती कर देते हैं कि ये जो मेरा साइन इनवर्स x या y आप लिखोगे ये कभी भी इक्वल नहीं होता है साइन y⁻⁻1 के, ठीक है। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं, उसका रीजन ये होता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि सर sin² थीटा लिख दो, sin³ थीटा लिख दो। इसका मतलब सिंपल सा यही होता है, दिस इज योर sin θ होल रेज़ टू पावर 2, ठीक है। ये दोनों बातें सेम है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सेम है, बट ये और ये अलग अलग बात है, ठीक है। तो ये -1 जो लिखते हो ये इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि कोई भी फंक्शन f(x) है उसका अगर मैं इनवर्स लिखना चाहूंगा तो मैं उसको f−1x से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज नॉट मीन्स द रेज टू पावर -1, तो सेम यहाँ पे रहेगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी आप -1 के अलावा कोई भी पावर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप, इस 2 की जगह कुछ भी लिख दो, डजंट मैटर, बट यहाँ -1 नहीं होना चाहिए। जब भी -1 होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन का आप ध्यान से अगर मीनिंग देखो तो y = sin x में एक्चुअली में x जो था वो एक एंगल था, x क्या था, एंगल। ये x की वैल्यू आ रही है, मतलब ये जो वैल्यू आने वाली है वो एक एंगल की वैल्यू आने वाली है, ये चीज ध्यान रखना। बट y = sin x की वैल्यू यानी y की जो वैल्यू होती है वो एक एंगल भी एक वैल्यू ही होती है वैसे तो, बट ये मुझे ऐसी वैल्यूज देगा -1 से 1 के बीच वाली। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, ठीक है। सो x = मैंने लिखा sin इनवर्स y, सो आपको डायरेक्टली ये दिख रहा है कि ये दिस इज अ फंक्शन ऑफ y। अगर मैं इसी चीज को, चलो मैं अगेन मैं g से ही रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये आपका बन गया ये आपका मैं निकालता हूं gx, तो मतलब जहां y हमारा x रख दो तो विल बिकम साइन इनवर्स x, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज योर f−x, तो आपने f(x) का इनवर्स ले लिया यहाँ पे, तो आई थिंक क्लियर है कि sin x का इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स x बन जाएगा, सिंपल। अब मैं बात करता हूँ कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगी, तो ये लिख दो, आई थिंक आ जाएगा।
सो डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। अब ध्यान रहे आपको, अब आपको फोकस करना है इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे। क्या ध्यान रखना है इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे? तो -1 से 1, अब देखो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, रेंज डोमेन बन जाता है, डोमेन रेंज, उल्टा हो जाता है बस, ठीक है। तो साइन एक्स फंक्शन के लिए मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था सर ये मेरा डोमेन होगा और ये मेरी रेंज होगी, तो ये जो रेंज है अब वो डोमेन बन जाएगा, मीन्स दैट विल बिकम योर -1 to 1। और मैं आपसे पूछूं कि इसकी रेंज क्या होगी, तो उल्टा मतलब ये हो जाएगा -π/2 से लेकर के π/2। तो अब मेरा कॉन्सेप्ट वो आएगा कि सर जो आप बोल रहे थे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का फंडा क्या है, तो उसका फंडा आप देखो समझ में आएगा। अभी तक हमें क्वेश्चंस कुछ ऐसे मिलते थे कि मुझे साइन 60 डिग्री मिल जाता था, आप बोलते साइन 60 डिग्री की वैल्यू सर √3/2 होती है। मान लो मैं साइन -60 या रेडियन में लिख सकते हो π/3 भी, दैट्स योर चॉइस, -60 लिख दूं तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू होगी -√3/2। सिंपल, यही चीज़ें बताते थे, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ साइन 120, तो आप क्या बोलोगे सर वैल्यू √3/2 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ और फटाफट से हम वैल्यूज बता सकते हैं अगर हमें आती है तो, सिंपल, ठीक है। 360, 390 हमने 1140 तक की वैल्यूज बताई है और फटाफट से बता सकते हैं, कुछ तरीके होते हैं हमारे पास करने के, ये हो सकता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो कैसे होंगे, अब वो आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ कि साइन इनवर्स √3/2 कहाँ होगा, ठीक है। तो इसका पूछने का मतलब क्या होता है, अभी हमारे पास क्या होता था कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्या पूछा जाता था कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। बट अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस एंगल ऑफ साइन के लिए साइन की वैल्यू √3/2 होगी। अब देखो एंगल पूछा जा रहा है कि किस एंगल के लिए साइन एक्स की वैल्यू जो है √3/2 होगी, तो आप बोलोगे √3/2 कहाँ होती है, तो जिस बच्चे को फर्स्ट क्वाड्रेंट याद है वो फटाफट से बोलेगा सर 60 डिग्री मतलब π/3, वो फटाफट से π/3 बोल देगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से और तेज होते हैं, वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पहुंच जाएंगे, तो वो जैसे 120 डिग्री, यानी वो क्या बोलेंगे π-π/3 करोगे तो दैट बिकम 2π/3, ठीक है। तो 120 डिग्री पे भी साइन की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो एक बच्चा ये भी बोल सकता है, एक ये भी बोल सकता है, और ऐसी और भी वैल्यूज हो सकती है, जैसे 2π + π/3 अगर आप करोगे, सो 2π + π/3 करोगे तो दिस बिकम 7π/3। ऐसी मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, जिनके लिए क्या होगा, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब मेरा आंसर क्या होगा, ठीक है। अब ये भी सही है, लेकिन कब सही है, जब मैं ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करूंगा। ये भी सही है, लेकिन जब मैं इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करूंगा। ये भी सही है जब मैं इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करूंगा, ठीक है। तो डिफरेंट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए मेरे डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, इस चीज़ों को आसान बनाने के लिए एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाई। तो आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ आंसर ये देना है, मतलब जो इस ब्रांच में लाई करता है सिर्फ आपका आंसर वही होना चाहिए। सॉरी एक मिनट, आपका आंसर क्या होना चाहिए, जो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, दैट्स इट। आपको इस ब्रांच में आंसर नहीं देना, इसमें भी आंसर नहीं देना, इसमें भी आंसर नहीं देना, आपको सिर्फ इस ब्रांच से आंसर देना है, जब तक कि आपको बोला नहीं जाए। 99% नहीं बोला जाएगा, अगर बोला जाता है तो आई थिंक आप इतने समझदार हो कि आपको ये बोला जाए कि ये मेरा डोमेन है, तो फिर आपको एंगल बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डोमेन जो है कौन सी कोऑर्डिनेट में लाई करता है, कहाँ लाई करेगा, और मैं एंगल इस कोऑर्डिनेट में कैसे निकाल सकता हूँ, दैट्स सिंपल। आई होप इट इज क्लियर, बट नॉर्मली यही पूछा जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आई होप इट सिंपल एंड क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, हम डोंट वरी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आई थिंक ये चीज़ें अभी तक क्लियर है। तो मैंने सिर्फ ये समझाया कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्यों इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट चीज जो बचती है, तो देखो हमने क्या सीख लिया, हमने सीखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, आई थिंक क्लियर है। अब उसका डोमेन क्या होगा, दैट इज क्लियर, उसकी रेंज क्या होगी, दैट इज क्लियर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी वो भी क्लियर है। लास्ट चीज जो बचती है दैट इज ए ग्राफ। सो ग्राफ के लिए मैं बहुत ही सिंपल सी चीज बोलता हूं आपको कि अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है तो साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में कुछ नहीं है, और मैं सिर्फ आपको ग्राफ करवाऊंगा -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में साइन एक्स का ग्राफ जब मैं बना रहा था तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक्स एक्सिस पे डोमेन होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, रेंज होती है। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए मेरा डोमेन क्या है, -1 to 1, तो सॉरी यहाँ पे हम -1 से 1 तक ही जाएंगे, क्लियर। रेंज क्या है, -π/2 से π/2 तक, तो मैंने यहाँ पे मान लो -π/2 मार्क किया और ये π/2। तो अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, साइन एक्स में मेरा एंगल्स थे एक्स एक्सिस पे और वैल्यूज थी वाई एक्सिस पे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल्स आपके वाई पे हो गए, तभी तो हमने इनवर्स बोला, और
जो वैल्यूज है वो एक्स एक्सिस पे होगी। दैट्स अ सिंपल थिंग। पहली चीज क्लियर। ओके, अब आपको जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते थे साइन एक्स का वैसे ही करना है, पर ध्यान रखना कि एंगल अब यहाँ पे आपके, तो आप बोलोगे सर साइन π/2 पे वैल्यू होती है 1, ठीक है, साइन 90 वैल्यू होती है 1। फिर आप नीचे आओगे 60 डिग्री तो आप बोलोगे सर √3/2। फिर और नीचे आओगे तो आप बोलोगे 45 पे 1/√2। फिर 30 पे आओगे तो आप बोलोगे सर हाफ हो जाती है, एंड फिर ऐसे करते 0। सिमिलरली आप ऐसे जाओगे तो आप बोलोगे सर -½ -1/√3 एंड -√3/2 एंड लास्टली इट इज -1। सो ये कुछ ग्राफ जो है आपका, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये वैल्यूज मैंने, ये ग्राफ जो आपका ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। दैट्स योर फंक्शन, मीन्स दिस द ग्राफ ऑफ f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x फंक्शन का ये करके क्या बन गया, ग्राफ मेरा रेडी हो गया। दैट्स इट, फ्रॉम -1 to 1, ठीक है, ये डोमेन है, रेंज इज फ्रॉम -π/2 to π/2। दैट्स सिंपल। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर, ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था वैसे ही मैंने साइन इनवर्स x का बनाया है, पर ध्यान रहे मैंने बस डोमेन और रेंज यानी x और y एक्सिस पे जो चीजें थी वो इंटरचेंज कर दी। दैट्स इट, और उन्हीं पे बेस ये ग्राफ बना दिया, सिंपल सा तरीका। आई होप इट इज क्लियर। अब एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि कोई भी फंक्शन, इट्स नॉट अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट्स अबाउट एनी फंक्शन, अगर आपका कोई भी फंक्शन हो उसका ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ जो है हमेशा एक लाइन होती है दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू x, ठीक है, यानी ऐसी लाइन जो x और y एक्सिस दोनों के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। उस लाइन, वो जो लाइन है वो फंक्शन और उसके इनवर्स के ग्राफ के लिए कैसा काम करती है, मिरर का काम करती है, ठीक है, कैसा काम करती है, मिरर का। यानी मेरा कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, ये साइन एक्स का ग्राफ है, मुझे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ चाहिए, तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल, ये अगर मेरा मिरर है, ठीक है, तो इस मिरर में ये चीजें हैं, तो ये मिरर है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो अगर मैं जब इस मिरर के अंदर देखूंगा ये कैसा दिखेगा, तो ये इस तरफ ऐसा करके दिखेगा। तो ध्यान से अगर देखूं तो 0 से π/2 ये कुछ ऐसा था, और मिरर में जस्ट इसका अपोजिट ये कुछ ऐसे, मतलब ऐसे था और ये ऐसे दिखेगा। सिमिलरली ये चीजें ऐसी थी तो मिरर में दिखेगी ऐसे। सो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये इसकी क्या होती है, मिरर इमेज होती है। तो आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाओगे तो आप इससे भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आपको आइडिया रहेगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये वैल्यूज तो जैसे मैंने पुट करके ऐसे बताया, ठीक है, कुछ बच्चे इस ग्राफ को ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला सही है कि ये वाला सही है, स्टार्ट तो ये 1 से हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखने का तरीका है, ये जैसा है इसको मिरर की तरह की, मिरर में ये कैसा दिखेगा, तो अगर आपने मिरर के सामने ऐसे किया, ठीक है, ऐसे किया तो आपको ऐसे ही दिखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो मतलब ये जो चीज़ है ये मिरर की तरफ ऐसे ही रहेगी। तो दैट्स वाई इट्स, जो नीचे वाला है वो मेरा करेक्ट है, ऊपर वाला करेक्ट नहीं रहेगा। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। सो दैट्स योर ग्राफ। तो साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स फंक्शन के बारे में सब कुछ रेडी है। डोमेन साइन एक्स फंक्शन आपसे पूछे जाए आप रियल नंबर ही बताओगे, रेंज -1 से 1 ही होती है। अब अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपसे पूछे जाए तो आप बोलोगे -π/2 से π/2 होगी, रेंज एज इट इज सेम रहेगी -1 से 1। इसका इनवर्स फंक्शन हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डोमेन जो है वो ये रेंज बन जाती है, यानी -1 to 1, एंड द रेंज विल बिकम योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मीन्स फ्रॉम -π/2 to π/2, एंड रिमेंबर बोथ आर क्लोज इंटरवल्स, दोनों ही क्लोज इंटरवल हैं, ठीक है। फिर ग्राफ, तो साइन एक्स का ग्राफ अगर आपको आता है तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट साइन इनवर्स फंक्शन। तो ये पहला फंक्शन था, मे भी थोड़ा टाइम लगा हमें, बट आगे फटाफट से हो जाएगा क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अब क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको रब करते हैं फटाफट से, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। चलो नेक्स्ट लेते हैं, एंड दैट इज योर y इज इक्वल टू cos x। तो अब हम फटाफट से चीज़ों को करेंगे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। y इक्वल टू क्या है मेरे पास, cos x। अब मैं आपसे पूछूं कि सॉरी इट्स नॉट रेंज, इट्स अबाउट डोमेन फर्स्ट। सो cos x का डोमेन क्या होता है, तो अगर आपको याद होगा cos x का डोमेन वही होता है sin x का मतलब रियल नंबर। कोई भी x की वैल्यू आप लीजिए, ये हमेशा फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा, ठीक है। तो डोमेन ऑफ cos x इज सिंपल रियल नंबर। रेंज की बात करूं तो वो भी सेम रहेगा जो मेरा किसका था, sin x का था, तो -1 to 1 ही रहेगा। दैट्स सिंपल थिंग, यानी sin x और cos x में रेंज और डोमेन में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम एज इट इज ही रहता है। आई होप इट इज क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूँ cos x फंक्शन के ग्राफ के बारे में, अगर हम ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ, तो sin x जो था वो स्टार्ट होता था 0 से, बट cos 0 क्या होता है, 1 होता है। यानी ये फंक्शन स्टार्ट होगा मेरा 1 से, एंड देन इट गो टू 0 एट π/2, ओके। फिर ये नीचे की तरफ जाएगा -1 पे, ठीक है, कहाँ पे, ये होगा एट पाई। फिर ये वापस से
0 पे जाएगा एट 3π/2 और सिमिलरली ये जाएगा अप टू 2π पे चला जाएगा 1 पे वापस। बैक साइड अगर आप आओगे तो सेम एज इट इज, जैसे साइन एक्स का ग्राफ हर 2π इंटरवल के बाद रिपीट करता है वैसे कोस एक्स का होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ एज इट इज उठा के इधर रख दो, तो ये ग्राफ फिर से अगर आप पीछे की तरफ बनाओगे तो ये ग्राफ एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा जैसे आगे बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये 0 पे 1 ही रहेगा। अब पीछे आओगे तो दिस इज योर -π/2 पे ये 0 हो जाता है, देन इट विल बिकम -π पे ये कैसा हो जाएगा -1। आगे बढ़ोगे ये -3π/2 पे अगेन 0 एंड एट 2π इट अगेन बिकम +1, तो -2π पे हो जाता है +1। जो ग्राफ एग्जैक्टली रिपीट करता है अपने आप को 2π इंटरवल के बाद, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ पीरियोडिक फंक्शन, ओके। एंड द पीरियड इज 2π फॉर sin x एंड cos x बोथ। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल है, ग्राफ हमें पहले से आता है। तो ये मेरा होगा cos x का ग्राफ। अब फिर से बात वही आती है कि मुझे तो इसका इन्वर्स चाहिए सर, ये डोमेन और रेंज सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ, लेकिन मुझे इस फंक्शन को बनाना है 1 1 और ऑन 2। तो ऑन 2 बनाने का सीधा सा तरीका हम सीख चुके हैं कि सर रेंज को कोडोमेन बना दो, काम खत्म हो गया। क्या बन गया? ऑन 2 तो बन गया। बात करते हैं कि ये फंक्शन जो है इनटू कैसे बनाया जाए। इनटू के लिए आपको डोमेन को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो वो रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकती है यहाँ पे इस फंक्शन के लिए? तो लास्ट में हमने बात की थी -π/2 से π/2 तक, बट अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो -π/2 से π/2 तक वैल्यूज क्या करते हैं? रिपीट। यानी cos x मेरा फर्स्ट और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो मुझे यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ पे भी। जैसे मैंने क्या लिखा, अगर मैंने cos π/3 यानी cos 60 की वैल्यू आपसे पूछी, आप बोलोगे हाफ होती है, और cos -π/3 की वैल्यू पूछूंगा तो भी आप बोलोगे हाफ ही होती है सर, ठीक है। मतलब ये 1 1 ऑन 2 नहीं बनता इस इंटरवल में। तो हमने क्या किया, चलो पीछे जाने के बजाय हम आगे चलते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, यानी मैं यहां से स्टार्ट होऊंगा और मैं जाता हूं यहां तक। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि फ्रॉम दिस, चलो इसको हटा देते हैं, 0 से पाई तक अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये फंक्शन कैसा बन जाता है? 1 1। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए और उसको ड्रॉ करके दीजिए। इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द ग्राफ एट 1 पॉइंट ओनली बिटवीन 0 एंड पाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाई है किसकी? cos x की। तो मैं लिख देता हूं दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। वो बनी, वो क्या बनी मेरी? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos x इज इक्वल टू क्या बन गई? दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई, क्लोज इंटरवल रहेगा, ध्यान रहे, ठीक है। 0 पाई दोनों इंक्लूड रहेंगे, 0 टू पाई मैंने इंटरवल बना दी। सवाल वही फिर से उठ सकते हैं बच्चों के, किसे 0 से पाई, तो इसमें पाई से 2 पाई भी बन सकता था जिसमें ये 1 1 ऑन 2 होता। सिमिलरली दिस विल फ्रॉम 2 पाई टू 3 पाई भी बन सकता था जिसमें ये 1 1 ऑन 2 होता। पीछे की तरफ आप देखो तो -पाई से लेकर के 0 तक भी ये बन सकता था, 1 1 ऑन 2 होता। या फिर और पीछे जाओगे तो आप बोल सकते हो कि -2 पाई से लेकर, सॉरी इट इज -2 पाई टू -पाई भी आपका क्या बन सकता है? 1 1 ऑन 2, ठीक है। तो पाई इंटरवल में देखो बहुत सारी ऐसी रेंज हो सकती है मेरे पास, सॉरी ऐसी ब्रांचेज हो सकती है जहां पे ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसके लिए अगर मैं एक जनरल फॉर्म लिखना चाहूं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सिंपल 2 3 बन गया, 1 2 बन गया, -1 0 हो गया, -2 -1 बन गया, मतलब +1 करते जा रहे हो। तो सिंपल सा मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज फ्रॉम n पाई टू n + 1 पाई, दैट सिंपल। तो ये मेरी जनरल फॉर्म होगी। अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की वैल्यू आप 0 रखिए, दिस विल बिकम 0 टू पाई। अब 1 रखिए, दिस विल बिकम पाई टू 2 पाई। अब 2 रखिए, दिस बिकम 2 पाई टू 3 पाई एंड सो ऑन इज देयर, ठीक है। अब कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि दिस विल बिकम n - 1 पाई टू n पाई। सो देखो दोनों ही बातों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने इससे एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली ये कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आप दोनों यूज कर सकते हो, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये यूज की मिलेगी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लियर है कि 0 से पाई मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी। सर रेंज तो मेरी वही रहेगी जो है एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे फंक्शन को क्या बनाना है? ऑन 2, तो मैं रेंज को ही कोडोमेन फिक्स कर देता हूँ। आई होप इट इज क्लियर। और ये डिफरेंट ब्रांचेज हो सकती है जिसके अंदर ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 बन जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। द जनरल फॉर्म इज दिस वन। आई होप इट इज क्लियर। अब अगर ये क्लियर है तो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए, यानी अब मैं cos x फंक्शन को डिफाइन करता हूं फ्रॉम दिस डोमेन टू द रेंज -1 to 1। अगर मैंने यहां तक इस फंक्शन को डिफाइन किया तो अब मुझे समझ में आ गया सर ये फंक्शन बन गया बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 ऑन 2। अगर ये बाइजेक्टिव है तो अब मैं इस फंक्शन का लिख सकता हूं इनवर्स। तो इसका इनवर्स क्या होगा? सिंपल, अगर मैं बोलता हूं कि gx, और वी कैन से द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन f इनवर्स x विल बिकम योर cos इनवर्स x। अभी ध्यान रहे ये x और ये x में डिफरेंस है, ठीक है। ये x एक्चुअली में इसका अगर आप
इन्वर्स लोगे तो ये कैसे बनने वाला है, तो आप इस फंक्शन को अगर लिखना चाहते हो इन्वर्स की फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। तो एक्चुअली मेरा कॉस जो है उस साइड जाता है, दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर। बट मैंने इसी फंक्शन को, जैसे फंक्शन ऑफ y बना तो f ऑफ y को मैंने f ऑफ x की फॉर्म में कन्वर्ट किया, दैट्स इट। तो y की जगह मैंने x को रिप्लेस किया, दैट बिकम योर फंक्शन। अब इस फंक्शन के लिए जो नॉर्मली पूछा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये डोमेन और रेंज आपका 11th स्टैंडर्ड में, 12th में कई बार पूछ लिया जाता है, बट 11th के लिए था। यहाँ पे अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं तो क्या होगा, सर रेंज क्या थी पिछले वाले फंक्शन की जिसका हमने इन्वर्स लिया, ये थी, तो ये रेंज आपका बन जाएगा डोमेन। यानी आप ऑब्जर्व करोगे साइन और कॉस के लिए डोमेन जो है वो सेम रहता है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के लिए, बट रेंज आपकी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे रेंज क्या रहेगी आपकी, फ्रॉम 0 टू पाई, और साइन एक्स फंक्शन के लिए क्या रहती है, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो ग्राफ रेडी है, हमने डोमेन और रेंज देख लिया। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज अ ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मीन्स कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा। तो सिंपल वही, डोमेन मेरा -1 से 1 है, ओके, रेंज इज फ्रॉम 0 टू पाई, तो बीच में कहीं π/2 आ जाएगा और फिर हो जाएगा मेरा पाई। ठीक है, तो सिंपल आप वैसे ही वैल्यूज पुट कर सकते हो कि सर ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज पॉजिटिव, सो 0 पे ये 1 होता है। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ, 0 पे 1, फिर हम जाते हैं ऊपर जाओगे अब 30 डिग्री मिलेगा, π/6 मिलेगा, तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, मतलब थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, अल्टीमेटली π/2 पे 0, फिर अल्टीमेटली ये ग्राफ ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक, अप टू -1। बस इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा ये ग्राफ। 2000 पर बनाओगे तो ये पॉइंट सिर्फ मैं आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप इनिशियली अगर बना रहे हो तो आपको जरूरत है, अदरवाइज आप फटाफट से बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर आपको बेसिक आइडिया है तो। मतलब जो ये ग्राफ दिख रहा था बस उसी की मिरर इमेज बनाई मैंने। ठीक है, मिरर इमेज किसके अबाउट, y = x, मतलब ये लाइन लो और उसकी मिरर इमेज बना दो। अब ध्यान से देखो, ये मिरर में ऐसे है तो मिरर के उस तरफ कैसे दिखेगा, ये ऐसे है तो एग्जैक्टली ऐसे ही दिखेगा। तो देखो यहाँ पे ये लाइन होगी और ये वाली लाइन को मैंने एज इट इज यहाँ बना दिया ऐसे। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट था ये इसके ऊपर दिखेगा, तो ध्यान से देखो, सिर्फ मैं इतने पार्ट की बात करूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ऊपर भी ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बनाया, एग्जैक्टली ये जो कर्व नीचे आ रहा है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे दिख रहा है, एग्जैक्टली ऐसे बन जाएगा, दैट्स इट। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, या फिर काम करना, एक मिरर लेना छोटा सा, ऐसा ग्राफ बनाना, उसको मिरर में देखना इस साइड लगा के कि कैसा दिख रहा है अंदर, वैसे बना देना। ठीक है, या फिर सिंपल सी वैल्यूज, जो छोटी छोटी वैल्यूज हमें 0 से पाई, आई थिंक सबको वैल्यूज याद होगी, तो आप आराम से बना सकते हो, दैट्स सिंपल। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स। आई होप इट इज क्लियर। सो बस कोर्स में इतना ही था, देखो फटाफट हो गया, तो चीज़ें अगर क्लियर है तो फटाफट से चीज़ें होती चली जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। सो अब एक काम करते हैं, इसी में एक और ग्राफ सीख लेते हैं, दैट इज योर सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो एक बार मैं जो चीज़ें हटानी है वो हटा देता हूँ, फिर हम सेक इनवर्स एक्स को इसी में सीखते हैं, क्योंकि कॉस और सेक का ग्राफ जो है ना वो इंटरलेट करता है। ठीक है, मैं आपको तरीका बताऊंगा, साइन में आप कोसेक भी सीखते थे, बट यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं अब कॉस के बाद सेक को लेता हूँ सीधा। सो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, दैट इज सेक एक्स। सो ये मेरा ग्राफ कोस एक्स का ही है, सेक का नहीं है। ठीक है, मैंने आपको कुछ सिखाने के लिए बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। सो चलो बात करते हैं सेक एक्स। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सेक एक्स का डोमेन क्या होता है। ठीक है, क्या ये सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज़ हम सब जानते हैं कि सर सेक जो होता है ना, सेक एक्स जो होता है वो जो है आपका 1/cos x, यानी cos x फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और जब भी कोई चीज़ डिनोमिनेटर में होती है हम जानते हैं कि ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ये 0 होगा वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो cos x 0 कहाँ पे होता है, आप बोलोगे सर π/2 पे, फिर आप बोलोगे 3π/2 पे, -π/2 भी बोल सकते हो, -3π/2। यानी ऑब्जर्व करने से एक बात पता चलती है कि सर ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये हमेशा 0 रहता है मेरा। कहाँ पे, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। जैसे π/2 मैंने बोला, फिर मैंने 3π/2 बोला, तो π/2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2, -5π/2। तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, तो मतलब ये फंक्शन डिफाइन कहाँ नहीं होगा, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब मैं सेक एक्स का डोमेन ले सकता हूँ सभी रियल नंबर्स, देयर इज नो इशू, बट इशू इज विद ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो अब मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता कि π/2 -π/2 एंड शोन, बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे मेरे पास। तो बेटर क्या है, एक जनरल फॉर्म लिख देता हूँ। तो किसी भी ओड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका 2n+1, दिस इज योर ओड नंबर। ओके, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ π/2 से, तो दैट बिकम योर
ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, बस सिंपल। तो रियल नंबर क्या निकाल देना है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 निकाल देना है, आपको किसका डोमेन मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डोमेन ऑफ sec x, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं रेंज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, रेंज के बारे में। तो रेंज ऑफ sec x क्या होती है कि जो रेंज कोस की होती है ना उसको हटा दो, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो आप, एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, आपकी बात बन जाएगी समझने के लिए चीजें। तो cos x की जो रेंज होती है वो होती है सर -1 से लेकर के 1 तक। कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। तो अगर आपने इनइक्वालिटीज 11th में अच्छे से पढ़ी होगी, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि -1 to 1 के बीच में ये वैल्यूज लाई कर रही है, तो sec x की वैल्यू क्या होगी, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि 0 से 1 जाने में आपको वैल्यू मिल जाएगी अप टू इन्फिनिटी, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। और -1 से 0 जाओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -∞ टू -1। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका मतलब इसकी रेंज जो रहती है वो -∞ से स्टार्ट होकर के कहां तक जाती है, -1 तक, ठीक है। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, -1 इंक्लूड रहेगा तो क्लोज इंटरवल, यूनियन क्या रहता है, क्लोज इंटरवल 1 to ∞। तो ये आपका क्या रहता है, इस फंक्शन की क्या रहती है, रेंज रहती है। इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका आप ये भी बोल सकते हो कि सारे रियल नंबर जैसे मैंने बोला और उनमें से क्या निकाल दो, -1 से 1। बस ये ध्यान रखना, जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट बोला तो बच्चों को आएगा कि -1 और 1 में निकालना होगा, नहीं ये नहीं निकालना, ये आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट में एक्चुअली वैसा ही होता है कि आपको पूरा पूरा निकालना होता है, बट जस्ट मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा था। ओपन इंटरवल निकालना है क्योंकि 1 और -1 भी वैल्यू होती है sec x की, ठीक है। तो आप रियल नंबर माइनस ये इंटरवल आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। तो ये दोनों ही रेंज, मतलब एक ही चीज को लिखने के दो तरीके हैं, दैट्स इट, बाकी चीजें सेम रहेगी। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। ओके, बन गया। अब बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो क्या हम उससे पहले इसकी ग्राफ बना ले। तो अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहूँ, किसका, sec x का, तो cos x का ग्राफ ऑलरेडी बना पड़ा है, ठीक है। सिंपल से आपको sec x का क्या करना होता है, मुझे पता है ये π/2 पे डिफाइन नहीं होता, -π/2 पे भी डिफाइन नहीं होता, ऐसे चलता है। तो बस आपको क्या करना है ना, ये जो कटोरा नीचे की तरफ आपको दिख रहा है cos x का, इस पॉइंट पे 0 पे 1 रहेगा और इसको आप ऊपर की तरफ बना दो और ये अप्रोच करेगा π/2 पे इन्फिनिटी को। सिमिलरली इट गो लाइक दिस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये नीचे की तरफ किया, ठीक है। अगेन इस कटोरे को ऐसे बना दो, दैट्स सिंपल। मतलब इसके अपोजिट आप ऐसे बनाओगे तो आपका ग्राफ किसका रेडी हो जाएगा, आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा sec x का, दैट्स अ सिंपल थिंग। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। अब नीचे वाली चीज़ों को निकाल दो, यानी अब मुझे किसकी ज़रूरत नहीं है, cos की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ सर sec x, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाने का आसान सा तरीका जिससे आप समझ सको कि भाई sec x का ग्राफ फटाफट से कैसे बन सकता है। तो अगर आप cos x, क्योंकि नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस होती है साइन और cos के ग्राफ बनाने की, ठीक है। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, sec में, cos x में, टेंजेंट में, cot में, ठीक है। तो sec और cosec का ग्राफ बनाने का ये सिंपल सा तरीका है। cos का ग्राफ बनाया, उसका उल्टा, जो कटोरे नीचे की तरफ दिख रहे थे, मतलब जो पैराबोला नीचे की तरफ दिख रहे थे उनको ऊपर की तरफ बना दिया आपने, ठीक है। किसका बन जाएगा, sec का। ऐसे साइन का ग्राफ बनाओ, सेम प्रोसीजर वहां पे करोगे, किसका बन जाएगा, cosec का बन जाएगा, दैट्स सिंपल। तो ये ग्राफ किसका रेडी हो गया मेरा, ये ग्राफ मेरा रेडी हो गया सर किसका, sec का, दैट्स सिंपल। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। अब अगर ये क्लियर है तो अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि ब्रांच हो सकती है। तो ध्यान रहे, जो cos x की होगी वो यहाँ पे भी होगी, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेम रहेगी sec और cosec के लिए, दैट इज 0 to π। क्या होगी, 0 to π। लेकिन बस एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस π/2 को निकाल दूंगा, दैट्स इट। बस ये याद रखना, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेम रहेगी बट डिफरेंस रहेगा π/2, क्योंकि π/2 पे cos तो 0 हो जाता है बट sec क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो बस इसको यहाँ से निकाल देना, दैट विल बिकम योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। अब जैसे मैंने 0 से π बोला, वैसे ही मेरा π से 2π भी हो सकता था, वहाँ से 3π/2 हम निकाल देते हैं। सिमिलरली इस तरफ आओगे तो -π से 0 भी हो सकता था, जहाँ से -π/2 निकाल देंगे। तो इसके लिए अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ तो जनरल फॉर्म क्या रहेगी, 0 से π के लिए तो वही रहेगी। आप बोलोगे सर nπ, n+1π, तो ये क्या हो गया, ये होगी मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सॉरी नॉट प्रिंसिपल, जनरल ब्रांच, जिस ब्रांच के अंदर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये हमेशा मुझे एक ऐसी ब्रांच देगा, ऐसा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन देगा sec x के लिए जिसके अंदर ये क्या होगा, 1 1 on 2 होगा। लेकिन
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हटाना पड़ेगा यहाँ पे भी, तो माइनस आप क्या कर दोगे यहाँ से माइनस कर दो 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, ये आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ 0 रखा, ये 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 0 रखोगे ये पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये बोला मैंने 0 से पाई के पीछे पाई बाई 2 हटा दो। सिमिलरली आप डिफरेंट वैल्यूज चेक कर सकते हो और रख सकते हो, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो अब ये पहले से जानते थे cos x के लिए, बस ये आपको निकालना था यहाँ से, तो मैंने माइनस ये कर दिया, दैट्स सिंपल। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, हो गया। सो अगर अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लियर है तो इसका इन्वर्स ले सकते हैं। तो इस फंक्शन का इन्वर्स क्या बनेगा सर? आप बोलोगे सर ये बन जाएगा सेक इन्वर्स x। क्या बन जाएगा? सेक इन्वर्स x। तो आप बोल सकते हो दिस इज द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन x। जो एफ एक्स मैंने लिखा उसका इन्वर्स सेक इन्वर्स x। अब इसका डोमेन में आपसे पूछूं तो क्या होगा? डोमेन क्या होगा? जो इसकी रेंज थी, रेंज क्या थी सर? ये वाली, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आपकी चॉइस है। तो मैं लिख लेता हूँ रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है, सिंपल क्लियर। अब बात करता हूँ कि इसकी रेंज क्या होगी। तो अब रेंज बन जाएगी उल्टी, मतलब मैंने डिफाइन किया 0 से पाई, सो इट विल बिकम फ्रॉम 0 to पाई एक्सक्लूडिंग -π/2, ठीक है। तो ये आपकी बन जाएगी रेंज, जो कि मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी किसके लिए? सेक एक्स के लिए। लास्ट चीज जो बचती है दैट इज अ ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ के लिए थोड़ा स्पेस कम है हमारे पास, बट डोंट वरी, बनाएंगे हम फिर भी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to पाई, तो मैं इतना ग्राफ रख लेता हूँ, बाकी को हटा देते हैं। इतना ही मुझे चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। सो ये ग्राफ है मेरा 0 से पाई इंटरवल के बीच में है, कि 0 से जब आप π/2 की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे, और पाई से जब आप यहाँ जाओगे तो ये, सो ये जो वैल्यू आपकी अगेन इट इज़ -1, ठीक है। अगर मैं सीधे फंक्शन की बात करूँ, ये वैल्यू होती है आपकी किसकी? एक्स की, ठीक है, सिंपल है। तो अब हम बात कर लेते हैं चलो फटाफट से इन्वर्स की। तो इन्वर्स का बनाओगे ग्राफ, सिंपल, यहाँ पे मार्क वही करोगे आप कि वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 और -1 से। तो चलो मैंने -1 यहाँ लिख दिया, दिस विल बिकम योर 1, और यहाँ पर अगर आप जाओगे तो 0, देन वी हैव π/2 एंड लास्ट पॉइंट इज योर पाई, ठीक है। अब फटाफट से जैसे यहाँ ग्राफ बनाए थे वैसे बना देते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करो 0 से π/2 में क्या हो रहा है? ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। 0 से π/2 तक ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से, और अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये कहाँ जाएगा? ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो देखो इसके मिरर इमेज ये ऐसे दिख रहा है, तो इसकी मिरर इमेज ऐसे ही दिखेगी, सिंपल। सिमिलरली फ्रॉम π/2 to पाई, ये अब क्या जा रहा है? ये -इन्फिनिटी से अप्रोच करेगा आपको 0 तक के लिए, दैट्स इट, ठीक है। और देखो यहाँ पे कर्व बनाने में साइन और कोस वाले में प्रॉब्लम हो सकती है कि ये कर्व ऐसे आएगा कैसे आएगा, बट ये सिंपल सा है। अगर आप ट्राई करोगे इस कर्व को ऐसे बनाने की, ठीक है, सॉरी ये मैंने गड़बड़ कर दिया, ये -1 पे आएगा ना, तो -1 से इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, सॉरी फॉर दैट, ओके, इट्स नॉट गो टू 0। पाई पे इसकी वैल्यू क्या होती है? पाई पे जो वैल्यू होती है -1 होती है, ठीक है। तो ये -1 से इन्फिनिटी की तरफ 0 अप्रोच करेगा जब मैं पाई से π/2 की तरफ आऊँगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो अब मैं क्या बता रहा था कि ये ग्राफ मैं ऐसे बनाऊँ क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और इस लाइन को हम बोलते हैं एसिम्पटोट, ठीक है। अब ये लाइन जब ऐसे जाएगी तो ये इसको इंटरसेक्ट करके निकल जाएगी, मतलब ये π/2 से आगे निकल जाएगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझे π/2 को अप्रोच करना है, ठीक है, अप्रोच करना है इसको, ठीक है। तो ये हमेशा लाइन ऐसे ही बनेगी, तो ऐसे बनाओगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, तो ये इसके साथ साथ जानी चाहिए। ये कभी इस लाइन को क्या नहीं करेगी, इस लाइन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, बट इसको इस तक जाने की ट्राई करेगी। जो हम लिमिट में पढ़ते हैं वही सारी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करेगा। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। फंक्शन लेते हैं दैट इज योर cosec x, ठीक है। सो जैसा sec cos से रिलेटेड होता है वैसे cosec sec sin से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि cosec x का डोमेन क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। तो देखो फिर से मैं वही बात करता हूँ कि cosec x क्या होता है? दैट इज योर 1/sin x। क्या होता है? 1/sin x होता है क्या? cosec x। और sin x जो है हर वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, बट कहीं कहीं पे 0 होता है। तो जहाँ ये 0 होगा तो डिनोमिनेटर 0 मतलब नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब इस cosec x के लिए डोमेन का मतलब होता है कि आप कोई भी वैल्यू लीजिए एक्सेप्ट वो वैल्यूज जहां पे sin x 0 होता है। sin 0 कहाँ होता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई पे। पाई का कोई भी मल्टीपल आपने लिया, उस मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। इसका मतलब सिंपल सा है कि मैं यहां से क्या हटा देता हूं? मैं n पाई हटा देता हूं सर। n की वैल्यू 0 रखिए, 0 मिल जाएगा, 1 रखोगे पाई मिल जाएगा, 2 रखोगे 2 पाई, -1 रखोगे -पाई, एंड सो ऑन, दैट्स इट।
ओके, तो ये सारी वैल्यूज है जहां पे क्या होता है, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो डोमेन क्या होगा, आर माइनस एन पाई, सिंपल। पहली चीज क्लियर। रेंज जो होती है वो वही रहती है जो किसकी होती है, सेक की। तो रेंज आपकी वही रहेगी जो सेक की है, तो एज इट इज याद कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर आपको दिमाग में आ रहा हो तो साइन और कोस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों का डोमेन और रेंज सेम रहती है, तो इनके रेसिप्रोकल की डोमेन और रेंज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन डोमेन में थोड़ा सा क्या है कि सेक के केस में यहाँ पे ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 था, बट यहाँ पे क्या होगा, आपको मल्टीपल ऑफ पाई, कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिए। अब अंडरस्टूड रखिए कि ये n जहां जहां मैं लिख रहा हूं ना, ये हमेशा इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। 99% जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो ये n जो है जहां पे भी आप लिखते हो वो हमेशा किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को बिलोंग करता है। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए। बाई चांस मैं अगर बताना भूल जाता हूं तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। तो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की थी, आप बोलोगे सर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही रहेगा, ये भी माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 ही रहेगा, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, क्लोज इंटरवल ही रहेगा। लेकिन आप बोलो सर इनके बीच में एक गड़बड़ आ रही है, दैट इज 0 एट 0 रेडियन और 0 डिग्री साइन एक्स होता है 0, तो इसका मतलब यहाँ से 0 आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए ये डिफाइन नहीं होता है। आई होप इट्स सिंपल एंड क्लियर। तो वहां पे हमने क्या हटाया था, पाई बाय 2, यहाँ पे क्या हटाया, 0, दैट्स इट, दैट इज द डिफरेंस। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। सो अगर ये क्लियर है तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेडी है आपके पास रेंज रेडी है। आपको क्या चाहिए, सर हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो इस फंक्शन का पहले ग्राफ बना लें फिर इनवर्स निकालें। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, तो ये ग्राफ जो मैंने बना के रखा है ये ऑलरेडी किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। तो जैसे मैंने सेक का बनाया वैसे ही साइन से कोसेक का बनाएंगे। क्या करना है आपको, अब ये 0 और पाई पे क्या होता है सर, डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 होगा, यहाँ से बस इस कटोरे को उल्टा कर दो, ऊपर की तरफ ले जाओ, तो ये 0 से पाई के बीच में बन गया। इस साइड आओगे तो सिंपल वही, ये लाइन ड्रॉ करोगे, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, सिमिलरली आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ जिस भी इंटरवल के लिए आपको ग्राफ बनाना हो, सिंपल सा तरीका है। साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, साइन एक्स के ग्राफ को उल्टा कर दो, मतलब ये जो कटोरा बनाओ ऊपर की तरफ सीखने के लिए, उसको नीचे की तरफ कर दो, दैट्स इट। तो आपका ग्राफ कैसा बन के रेडी हो जाता है, वो ग्राफ बन जाता है कोसेक एक्स का, सिंपल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब फिर से अगर मैं बात करूं, एक चीज़ जो मिस कर गए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, बट ऐसी बहुत सारी ब्रांच है जिनके लिए 1 1 और 2 का, यस। तो जो साइन के लिए था वही इसके लिए भी रहेगा। तो साइन के लिए क्या दिख रहा था, ये साइन के लिए हमने लिखा था सर ये होता है 2n - 1 इंटू पाई बाय 2 से लेकर के 2n + 1 इंटू पाई बाय 2 तक, ये मेरा ब्रांच था, ठीक है। जिसके अंदर क्या था, ये 1 1 और 2 था, जनरल फॉर्म हमने लिखी। बट इसमें से ये हटाना है मुझे, मतलब इसमें से निकाल दो n पाई को, दैट्स इट। तो जैसे मान लो n की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 रखने से ये हो जाएगा पाई बाय 2, सॉरी 0 रखो तो ये माइनस पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई बाय 2, और इन दोनों के बीच से क्या निकालना है, यहाँ 0 रखो तो 0 डिग्री निकालना है। तो यही मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी। अब 1 रखो, 2 रखो, n की डिफरेंट वैल्यूज रखो, बिकॉज n बिलोंग्स टू इंटीजर, और आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलती रहेगी, दैट्स सिंपल थिंग। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर, ठीक है, हो गया। सो ये होने के बाद हम इसका इनवर्स फंक्शन लिख सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या बन जाएगा, तो f इनवर्स x अगर आप यहाँ से निकालोगे, सो दैट विल बिकम योर कोसेक इनवर्स x, दैट्स सिंपल थिंग। अब मैं बात करूँ कि इसका डोमेन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डोमेन जो मेरी इसकी रेंज थी, तो रेंज क्या है, ये वाली। तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, बट पता दोनों होना चाहिए कि एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आपसे दोनों पूछ ली जाती है। अब हम बात करता हूँ कि रेंज क्या होगी, तो आप बोलोगे सर रेंज जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, मतलब माइनस पाई बाय 2 से लेकर के आप चले जाओ सर पाई बाय 2 तक। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि सर ये 0 पे डिफाइन नहीं होता, तो इस 0 को निकाल दो बाहर, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो ये 0 पे डिफाइन नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, इस 0 को निकाल दिया बाहर, बस ये काम करना था आपको, हो गया। अब ग्राफ बनाना सिंपल है, वही चीज़ें, यानी माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक बनाना है ग्राफ आपको, बस सिंपल। यहाँ पे क्या आएगा, वही सर, यहाँ -1 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, और ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ये माइनस पाई बाय 2 होगा, कहीं पे ऊपर जाओगे तो पाई बाय 2 होगा। बस इस ग्राफ को ध्यान से देखो और बना दो। सो मैं अगर बात करता हूँ, इसको हटा देते हैं एक बार, माइनस पाई बाय 2 पे ये होता है -1, तो माइनस पाई बाय 2 पे होगा सर -1, और जैसे जैसे मैं अब 0 की तरफ जाऊँगा ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो जैसे जैसे 0 की तरफ जाऊँगा ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा।
पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू होती है सर 1, पाई बाय 2 पे वैल्यू होती है 1, और जैसे जैसे अगेन मैं 0 की तरफ जाऊंगा, इस तरफ 0 की तरफ जाना है, तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। दैट्स अ ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, दैट्स अ सिंपल। ठीक है, तो ये आता है, तो ये आपके लिए बहुत आसान है, बस वैल्यूज को इंटरचेंज करना होता है। आई होप इट्स सिंपल एंड क्लियर। सो कोसेक एक्स के लिए आई थिंक क्लियर है। डोमेन क्या होता है, रियल नंबर माइनस एन पाई। रेंज क्या होती है, रियल नंबर में से -1 to 1 हटा दो। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपकी -π/2 से π/2, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं चाहिए क्योंकि ये डिफाइन नहीं होता। और अगर मैं बात करता हूँ कोसेक इनवर्स एक्स की, तो उसका डोमेन हो जाएगा r -1 to 1, ओपन इंटरवल इसमें से हटाना है मुझे, और रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2, और इसमें से हटा देना है 0 को। दैट सिंपल। और ये मेरा कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये मेरा कोसेक एक्स का ग्राफ है। दोनों का तरीका मैंने बता दिया कि आपको इसको कैसे बनाना है। आई होप इट इज क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट लेना है, जो लेना ले सकते हो, बट बेस्ट नोट करो इसको, लिखो एक बार एंड देन सॉल्व करो। आई थिंक बहुत आसान है। तो लास्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं, उनको करते हैं फटाफट से। चलो भाई नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं, दैट इज f(x) = टेंजेंट x। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंजेंट x का डोमेन क्या होता है, ठीक है, टेंजेंट x का डोमेन क्या होता है, तो ये आई थिंक बहुत सिंपल है। टेंजेंट x में मेरा क्या होता है, टेंजेंट x का मतलब होता है sin x डिवाइड बाय cos x। क्या होता है, sin x डिवाइड बाय cos x। तो मैंने चलो लिख दिया इसको sin x डिवाइड बाय cos x। अब देखो साइन और cos ना हर जगह डिफाइन होते हैं। क्या होते हैं, हर जगह, किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन होते हैं। तो टेंजेंट x कहाँ डिफाइन होगा, सबके लिए डिफाइन होगा सर, लेकिन कंडीशन ये होती कि ये मेरा 0 नहीं होना चाहिए, यानी सभी रियल वैल्यू ये लेगा, लेकिन cos x बोलता है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। cos x 0 कहाँ होता है, एट ओड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी r में से आप 2n + 1 × π/2 हटा दो। तो आपको याद आएगा कि सर ये वही डोमेन है जो मेरा किसका था, सेक का था, क्योंकि सेक भी 1/cos x था। ठीक है, तो sin x तो रियल नंबर होता है, बट cos x 0 कहाँ का होता है, रियल नंबर है इसका डोमेन भी, बट 0 कहाँ है, एट ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये वाला पोर्शन हटा दो, तो क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ टेंजेंट x बन जाएगा। सिंपल, डोमेन ऑफ टेंजेंट x रेडी है। अब मैं पूछता हूँ रेंज क्या होगी। तो टेंजेंट की जो रेंज होती है वो होती है रियल नंबर। टेंजेंट की रेंज जो होती है वो क्या होती है, रियल नंबर। यानी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो टेंजेंट के लिए, वो हर वैल्यू के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अगर मैं फटाफट से बात करता हूँ टेंजेंट x के ग्राफ की, तो ध्यान से देखिए, टेंजेंट x 0 पे 0 ही होता है, बट अगर आपको याद हो ये π/2 पे डिफाइन नहीं होता है। π/2 पे क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है, मतलब ये 0 से कंटिन्यूस इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और ये अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। जैसे जैसे π/2 की तरफ जाएगा ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब बड़ी वैल्यूज होती जाएगी। सिमिलरली जब आप बैक साइड आते हो, यानी -π/2 पे आते हो, तो भी ये क्या करता है, बैक आता है, और सॉरी ये क्या करता है, -∞ की तरफ अप्रोच करता है। तो ये ग्राफ बनता है किसका, टेंजेंट x का। वैल्यू रख सकते हो, 0 पे 0, π/2 पे 1 हो जाती है, फिर आप बढ़ोगे 60 डिग्री पे √3 यानी 1.73 एंड सो ऑन, ऐसे वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, कहाँ अप्रोच करता है, इन्फिनिटी, क्योंकि π/2 पे डिफाइन नहीं होता। सिमिलरली -π/2 पे डिफाइन नहीं होता। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं होता। अगर आपको इसके आगे भी इसका ग्राफ बनाना है, तो सिंपल सा देखो, जब आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो, यहाँ पे आपका आएगा पाई, जहाँ पे 0 हो जाता है अगेन, 3π/2 पे अगेन ये डिफाइन नहीं होता, दैट इज ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ग्राफ कैसा बनेगा, सेम एज इट इज, जैसा ये था ग्राफ वैसा एज इट इज बनेगा। तो ये -∞ से जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, और फिर अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है, तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो साइन, कॉस, सेक और कोसेक को, वहां पे आपका ग्राफ जो है वो रिपीट होता है आफ्टर 2π इंटरवल। बट इन केस ऑफ टेंजेंट एंड कोट बोथ, आपका जो ग्राफ है हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट होगा। एग्जैक्टली देखो, -π/2 से π/2 का जो ग्राफ था, एग्जैक्टली ग्राफ वो यहाँ आएगा। अगर आप इसके पीछे भी जाओगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे ही बनने वाला है, मीन्स एग्जैक्टली ये ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा आपका, मतलब सेम एज इट इज बनेगा। ठीक है, सो दिस वैल्यू विल बिकम योर -π, दिस विल बिकम योर -3π/2, दिस इज योर -π/2 ऑलरेडी इज देयर। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, आई होप सिंपल है। तो ये ग्राफ हो गया मेरा किसका, टेंजेंट x का। अब बात करता हूं कि इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी। क्या होगी भाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्या कोई बता सकता है? सो देखो, यहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है बच्चों को, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो ना, तो अगर मैं -π/2 से π/2 लूं तो भी ये 1 1 on 2 बन जाता है। π/2 से आप 3π/2 लोगे तो भी 1 1 on 2 बन जाता है। और अगर आप 0 से पाई लोगे, 0 से पाई लोगे तो भी ये क्या बन जाता है, 1 1 on 2 बन जाता है। तो अभी तक हमने जो ऑब्जर्व किया ना,
हमने दो तरह के फंक्शन देखे, एक साइन और कॉसेक जिनके लिए हमने -π/2 से π/2 वाली रेंज ली, एक कॉस और सेक जिसके लिए हमने 0 से पाई ली। तो ये वो फंक्शन है जिसके आप दोनों ले सकते हो, बट मुझे कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल बनाना ना, किसी को तो प्रिंसिपल बनाना है, 10 तो प्रिंसिपल नहीं बन सकते, एक ही बनेगा। तो एक प्रिंसिपल क्या होगा वो यहाँ पे भी मैं लूंगा, दैट इज योर -π/2 to π/2। ठीक है, अब ये मैंने क्लोज इंटरवल जो लगाया ये नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ये ओपन ही रहेगा यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो है -π/2 और π/2 यानी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कभी भी डिफाइन नहीं होता। दैट्स वाई साइन में ये क्लोज इंटरवल था, बट यहाँ पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। ध्यान ये रखें कि टेंजेंट साइन बाय कोस होता है, तो मैं इसके लिए कौन सा इंटरवल लूंगा, -π/2 से π/2 लूंगा, ओपन इंटरवल, दैट्स इट। ठीक है, ये याद रखें। अब हो ये कुछ भी सकता है, 0 से पाई, आप बोलोगे 0 से पाई भी हो सकता है, हो कुछ भी सकता था, बट मुझे एक को प्रिंसिपल चूज करना था तो मैंने इसको कर लिया, दैट्स इट। तो ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहेगी। तो जब भी आपसे पूछा जाए टेंजेंट एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, ये होगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब कोई भी एक पाई का इंटरवल ले लीजिए, उसके अंदर हमेशा ये फंक्शन क्या मिलेगा आपको, 1 1 on 2 मिलेगा। तो जैसे मैंने बोला आप 0 से पाई लीजिए, 1 1 on 2 है। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करोगे, बट 0 पाई एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलरली -π/2 से π/2 लीजिए, बट मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कंसिडर करूंगा इसी को, दैट्स सिंपल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सिंपल है, याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आई थिंक। ठीक है, सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेडी है, रेंज रेडी है, डोमेन रेडी है, फंक्शन रेडी है। तो इसका इनवर्स बनाया जाए, तो इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स फंक्शन अगर आप बनाओगे, ठीक है, अब देखो मैं ये f इनवर्स x लिख रहा हूं, बट नॉर्मली ये फंक्शन आपको ऐसे ही मिलेगा कि fx इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। तो अंडरस्टूड होता है यहां से देखे कि ये इनवर्स फंक्शन ही है। ठीक है, बट मैं लिख देता हूं क्योंकि fx मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं, तो ये इसका इनवर्स होगा। आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि दोनों सेम है क्या, नहीं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, टेंजेंट x का इनवर्स टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x का इनवर्स आप लोगे तो दैट विल बिकम योर टेंजेंट x। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम रिप्रेजेंटिंग अगेन एंड अगेन बाय द f इनवर्स x। सिंपल है। अब मैं पूछता हूं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। सो इसका डोमेन क्या होगा, जो इसकी रेंज है, मतलब r, और इसकी क्या बन जाएगा, रेंज क्या बन जाएगी आपकी। सो दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मीन्स ये हो जाएगा ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2, दैट्स इट। बस ये याद रहे कि ये ओपन इंटरवल है वहाँ पे, और साइन में ये क्लोज इंटरवल रहता है, कॉसेक में ये क्लोज इंटरवल रहता है, लेकिन उसमें से मुझे क्या हटाना पड़ता है, 0 को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो साइन, टेंजेंट, कॉसेक एक रेंज में आएंगे, कॉस, सेक और कॉट उन तीनों का सेम रहेगा। ठीक है, तो एक टेबल बनाएंगे हम एट द एंड, डोंट वरी, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाओ फटाफट से, आई थिंक इट्स वेरी इजी। सो ये हो जाएगा -π/2, ये आपका हो जाएगा π/2। ठीक है, यहाँ पे आप -∞, ये इन्फिनिटी, क्योंकि कोई भी वैल्यू बीच में लेने की जरूरत नहीं, फटाफट से आप बना सकते हो। सॉरी, तो अगर मैं ऑब्जर्व करूँ 0 से π/2, तो ये 0 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो लेट बी, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये 0 से π/2 की तरफ जाते हुए इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, सिंपल। सिमिलरली जब ये 0 से -π/2 की तरफ आएगा, तब भी ये -∞ को अप्रोच करेगा। तो वहाँ ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, यहाँ भी -∞ को। दैट्स अ ग्राफ ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, सिंपल। ये आता है, तो ये बनाना आपके लिए बहुत आसान है, सिंपल सी बेसिक सी नॉलेज आपको चाहिए, दैट्स इट। सो दैट्स ऑल अबाउट टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, आपको डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके पास है। ठीक है, आई होप सिंपल रहेगा, क्लियर रहेगा। अब बढ़ते हैं लास्ट फंक्शन की तरफ, दैट इज योर cot x। चलो लास्ट फंक्शन की तरफ आते हैं, दैट इज योर fx इज इक्वल टू, अगर मैं लेता हूँ cot x। तो सबसे पहला सवाल मेरा एज इट इज, डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो cot x आपको पता होगा, ये होता है cos x डिवाइड बाय sin x, और cos और sin हर जगह डिफाइन होते हैं। तो cot x को डिफाइन होने के लिए साइन बस 0 नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी सर, साइन 0 नहीं होना चाहिए। साइन 0 कहाँ होता है, मल्टीपल ऑफ 5 है, यानी n पाई आप इसमें से हटा दोगे, अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे 0, पाई, 2 पाई, -π, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ नहीं होना चाहिए कोई भी। अगर मल्टीपल ऑफ पाई आपको मिलता है तो वहाँ पे cot x आपका डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि sin x 0 हो जाता है, दैट्स सिंपल। ठीक है, हम बात करते हैं इसके रेंज के बारे में। तो रेंज एज इट इज, जैसे टेंजेंट की थी, यहाँ पे भी रियल नंबर ही रहेगा, सिर्फ ये वाली चीज़ डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। आई होप इट इज क्लियर। तो डोमेन रेडी है, रेंज रेडी है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसमें भी कंडीशन ना वही है, जैसा मेरा
टेंजेंट में बन रहा था ना, वैसा ही यहाँ पे भी है कि कोई भी ले सकते हो। बट जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने साइन, कोसेक और टेंजेंट को -π/2 से π/2 वाली ब्रांच थी, तो इन केस ऑफ कॉट मैंने इसको दे दिया ओपन इंटरवल 0 से पाई, क्योंकि 0 और पाई पे डिफाइन नहीं होता, तो यहाँ पे प्रिंसिपल वाली ब्रांच जो बनेगी वो क्या बनेगी, 0 से पाई। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो फटाफट से। सो ये 0 लेट बी, दिस इज योर π/2, ये मैंने ले लिया पाई, ठीक है। इस साइड अगर आप आओगे तो ये हो जाएगा -π/2, देन वी हैव -π एंड सो ऑन, इससे आप आगे कर सकते हो 3π/2 एंड सो ऑन। तो ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देखो, कॉटेक्स जो होता है 0 पे डिफाइन नहीं होता है, π/2 पे वो हो जाता है 0, क्योंकि cos π/2 पे 0 हो जाता है, 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो एक्चुअली में ये क्या करता है, ये -∞ से अप्रोच करते हुए ये पहुंचता है आपका 0 पे π/2 पे, और फिर पाई पे ये वापस से -∞ को अप्रोच करता है। तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। टेंजेंट का ग्राफ हमने ऑब्जर्व किया, ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा था, इसका ग्राफ उसका अपोजिट बन गया, दैट्स इट, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इससे आगे बढ़ोगे तो वही कंडीशन फिर से होने वाली है कि ये +∞ से, यानी थर्ड क्वाड्रेंट से, सॉरी, ये +∞ से 0 की तरफ जाएगा और 0 से फिर से 2π की तरफ अप्रोच करेगा। तो मतलब यहाँ अगर 2π होगा तो ये फिर -∞ को अप्रोच करेगा, दैट्स सिंपल थिंग, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली आप ग्राफ इसका इधर शिफ्ट कर सकते हो, सेम एज इट इज बनेगा। तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ की आपने और ये ग्राफ कुछ ऐसे ही जाते हुए वापस एग्जैक्टली, तो हर पाई इंटरवल के बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा। तो मैंने बताया था आपको टेंजेंट और कोट के लिए ग्राफ हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है, बट फॉर अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इट रिपीट आफ्टर एवरी 2π, ओके, इंटरवल। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। सो रेडी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 0 से पाई ले सकते थे, आप अगर -π/2 से π/2 के बीच में भी देखूं तो भी ये फंक्शन क्या कर रहा है क्या कर रहा है, 1 1 on 2 बन सकता है, ठीक है, सिंपल है। तो बट मैंने क्या लिया 0 से पाई, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल 0 to π। ध्यान रखना कोट और टेंजेंट दोनों में ही ओपन इंटरवल रहता है, क्योंकि एट द एंड पॉइंट दे आर नॉट डिफाइन, मीन्स टेंजेंट मेरा -π/2 और π/2 पे डिफाइन नहीं होता, ये 0 से पाई डिफाइन नहीं होता। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेडी है, तो अगर ये रेडी है तो इसका इनवर्स ले लेते हैं। सो द फंक्शन विल बिकम योर कोट इनवर्स x, और इसके लिए अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पे रेंज क्या है r, तो दैट बिकम डोमेन एंड द रेंज विल बिकम योर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मीन्स दैट विल बिकम ओपन इंटरवल 0 to π। दैट्स सिंपल थिंग दैट वी नीड टू नो, ओके, याद रहेगा, सिंपल है, बहुत आसान है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके ग्राफ के बारे में तो वो भी बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। 0 से पाई तो एंगल यहाँ पे आएगा 0, देन आई कैन से इट इज π/2 एंड देन लास्ट वी हैव द पाई, ओके। यहाँ पे वैल्यूज वही इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये -∞ की तरफ जाएगा। बस याद रखो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में 0 से पाई के बीच में, तो सर ऐसा हो रहा है कि 0 से जब मैं π/2 की तरफ π/2 से अगर मैं वापस आ रहा हूँ 0 की तरफ तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो π/2 पे ये होता है 0, और जैसे जैसे मैं 0 की तरफ जाऊंगा ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सोचने की जरूरत नहीं, करो ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा, अपने आप बनेगा। ऐसा बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लाइन को क्रॉस करके निकल जाएगा, बट ये कभी भी 0 तक पहुंचना नहीं है ग्राफ, ठीक है। और जैसे जैसे आप π/2 की तरफ जाओगे तो ये -∞ को अप्रोच करेगा, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, दैट्स इट। सो दैट इज अ ग्राफ ऑफ कोट इनवर्स x, सिंपल। तो किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। सो ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेडी हैं। उनका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, देन हमने बात किया उसका इनवर्स क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है और उसका ग्राफ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है। अब मैं फटाफट से काम करता हूँ, आपके लिए एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, कि उसका डोमेन क्या होता है और उसकी रेंज क्या होती है, एंड फिर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ साइन एक्स के लिए। अगर मैं बात करता हूँ साइन इनवर्स एक्स की बात करूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोमेन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेंज। सो साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या होता है, ठीक है, डोमेन आपका होता है -1 to 1, और आपकी रेंज क्या रहेगी, रेंज आपकी हो जाएगी -π/2 से लेकर के π/2 तक, क्लोज इंटरवल रहेगा, ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड आपको बनता है कॉस इनवर्स एक्स, जो हमने सीखा। तो कॉस इनवर्स एक्स में क्या होता है, डोमेन आपका सेम रहेगा, मीन्स -1 to 1 रहेगा, बट रेंज आपकी चेंज हो जाती है, क्लोज इंटरवल 0 से π, बस ये याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हमने पढ़ा था सेक एक्स के बारे में, यानी सेक इनवर्स एक्स के बारे में। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाता था आपका, ठीक है। तो डोमेन आप बोल सकते हो कि -∞ to -1, ये क्लोज इंटरवल यहाँ पे ओपन ही आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन, यूनियन 1 to ∞। लिखने का दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था, वैसे लिख सकते हो r ओपन इंटरवल -1 to 1, दैट्स टोटली योर चॉइस। हो गया। अब इसकी रेंज क्या थी, ठीक है।
तो रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेलेक्ट की थी, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में, ठीक है, सॉरी। सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, जो इसकी थी, मतलब ये क्लोज इंटरवल 0 से पाई आएगा सर, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि मुझे यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, π/2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हमने बात की थी कोसेक इनवर्स x के बारे में। सिमिलरली जो डोमेन था वो सेम रहेगा, -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to ∞ ओपन इंटरवल, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, यहाँ पे जो साइन का था, यानी -π/2 से π/2 आएगा सर, क्लोज इंटरवल ही रहेगा, लेकिन यहाँ से मुझे किसको निकालना पड़ेगा, 0, क्योंकि 0 पे कोसेक डिफाइन नहीं होता है। नेक्स्ट में बात की थी हमने टेंजेंट इनवर्स x के बारे में। तो अगर मैं टेंजेंट इनवर्स x के बारे में बात करूं तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, कोई भी रियल वैल्यू रख दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट द रेंज इज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक है, क्लोज नहीं आएगा, यहाँ ओपन इंटरवल आएगा। लास्ट हमने पढ़ा, जो कि अभी भी पढ़ा, दैट इज कोट इनवर्स x, ये रियल नंबर ही रहेगा, बट यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 से पाई आ जाएगा। तो इस टेबल को आप नोट डाउन कर सकते हो, इनिशियली जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो, एंड देन आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ोगे और चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। तो एक स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है, जैसे करना आप कर सकते हो, एक टेबल ऐसी बना लीजिए जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो अब मैं इनको फटाफट से हटाता हूँ और फटाफट से हम, बहुत आसान क्वेश्चंस रहेंगे इसके लिए, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको फटाफट से हम कंप्लीट करते हैं। सो देखो, मैंने लास्ट कुछ सालों में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, और उन पर बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक आइडिया मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपके पास है कोस इनवर्स -½ प्लस 2 साइन इनवर्स ½ ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तब ध्यान रहे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, आपको वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही बतानी है। तो अगर मैं बात करता हूँ कोस इनवर्स फंक्शन के बारे में, तो कोस इनवर्स फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके जो डोमेन होता है सर वो होता है -1 to 1, और उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है वो -1 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कुछ वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोल दूं कि cos इनवर्स 2 की वैल्यू बताइए क्या होगी, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि cos इनवर्स का डोमेन जो होता है वो -1 से 1 ही होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो मेरा आंसर आना चाहिए नॉट पॉसिबल, दैट्स अ सिंपल थिंग। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, याद रहेगा। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखें। तो ये वैल्यू जो है वो बिल्कुल -1 से 1 के बीच में सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 से 1 के बीच में। अब सवाल ये उठता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं आपको ये बोलता कि मेरे पास है सर cos इनवर्स ½ इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, तो cos इनवर्स ½ मतलब आप ये सोचते कि सर cos की किस एंगल के लिए वैल्यू ½ होती है, तो आपका सीधा सीधा आंसर होता है सर ये होता है 60 डिग्री, यानी π/3 के लिए, किसके लिए, π/3 के लिए cos इनवर्स ½ की वैल्यू cos इनवर्स cos की वैल्यू cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, ½ होती है, तो मैं बोल सकता हूँ cos इनवर्स ½ क्या होगा, π/3 होगा, सिंपल। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज योर माइनस, तो अब आपका एक कॉन्सेप्ट लागू होता है कि सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है कोस की वो 0 से पाई होती है, मतलब मैं बात करता हूँ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सब कुछ पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर मुझे कॉस इनवर्स -½ की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल सा एक काम करो, सबसे पहले भूल जाओ कि माइनस साइन है, माइनस साइन को जैसे मैंने भूला मुझे एक वैल्यू मिल गई π/3, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू क्या है मेरी π/3 है। लेकिन भैया जी मुझे नेगेटिव -½ चाहिए, -½ मतलब मेरे समझ में आ गया सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और कोई भी एंगल अगर आपको यहाँ पे गिवन हो और आपको उसी एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना हो सेम वैल्यू के लिए, तो आप उस एंगल को सिर्फ पाई में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, दैट्स अ सिंपल तरीका। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आपको अगर पता है, साइन को भूल के फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू नहीं पता तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम 10th स्टैंडर्ड में सीख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू पता है, दैट्स वेरी गुड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए पाई में से उसको माइनस कर देता है, दैट्स यू गेट योर एंगल। सिमिलरली अगर आपको फर्स्ट में पता है और आपको फोर्थ में निकालने तो सिर्फ उस एंगल के आगे क्या लगाना है, आपको नेगेटिव साइन लगाना है, दैट्स इट। ये दो चीजें याद रखें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारी एंगल्स आपके निकल जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स -½ तो हाफ मैंने बोला सर हाफ होता है π/3 पे, माइनस का मतलब हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने लगा दिया पाई माइनस दैट्स, तो इसकी वैल्यू आ गई ये, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं +2 मेरा एज इट इज रहेगा साइन इनवर्स ½ ओ साइन इनवर्स ½ तो फिर से सर डोमेन तो सेम ही रहता है, तो -1 से 1 के बीच में, बिल्कुल सर।
रेंज जो होती है साइन इनवर्स एक्स की वो हो जाती है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2। मतलब ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, फोर्थ में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। बट ये वैल्यू पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है हाफ कहाँ होता है, आप बोलोगे सर 30 डिग्री के लिए, यानी आप बोलोगे π/3 के लिए। सिंपल, π/3 की π/6, π/6 सॉरी, ठीक है। तो 30 डिग्री के लिए होगा, बस सॉल्व कर लीजिए। 2 3 जा, सो π/3 प्लस का π/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा पाई। तो अगर आपको चीज़ें क्लियर है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सेकंड्स का क्वेश्चन है जिसको आप फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर, सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो। सो देखो, अब दिया टेंजेंट इनवर्स साइन -π/2। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन -π/2, ये तो डायरेक्टली वैल्यू पता है मुझे, तो ये टेंजेंट इनवर्स आपका एज इट इज रहेगा, मैंने एज इट इज ही लिखा। अब मैं आपसे पूछता हूँ साइन इनवर्स -π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 1, माइनस लगा दिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, मतलब क्या हो गया, -1। सो ये वैल्यू होती है सर -1। सिंपल, तो साइन -π/2 की वैल्यू होती है -1। आई थिंक ये सबको पता है। अगर ये पता है तो अब मुझे चाहिए टेंजेंट इनवर्स -1। तो मैंने जैसे आपको बताया, टेंजेंट इनवर्स आते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए सर इसका डोमेन आर होता है और रेंज हो जाती है ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 तक। दैट्स सिंपल, ओपन इंटरवल। ओके, यानी मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। माइनस को मैं भूल गया, मैंने पूछा टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ होती है, आप बोलो सर π/4 यानी 45 डिग्री पे। माइनस का मतलब है ये क्वाड्रेंट कौन सा पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग। सो इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, उसके आगे लगा दो सर माइनस का साइन। दैट्स योर आंसर। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। सो -π/4 मैंने लिख दिया, तो ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कितनी आसान हो गई चीजें। कोट, अब इसको करने के दो तरीके हैं। आप इसको पहले सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और या फिर डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इनवर्स फंक्शन ये मेरा एक एंगल की तरह काम कर रहा है, थीटा, ठीक है। ये कैसे काम कर रहा है, थीटा की तरह। और हमने सीखा हुआ है सर कि कॉट π/2 यानी 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। π/2 क्या बोलता है, कोट को चेंज कर दो टेंजेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा। तो इसका मतलब इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस विल बिकम योर टेंजेंट ट्वाइस ऑफ कॉट इनवर्स √3, ठीक है। दैट्स टोटली योर चॉइस, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, डोंट वरी। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। कॉट इनवर्स √3, मैंने देखा इनवर्स फंक्शन, और कोट को देखते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए सर इसका डोमेन होता है रियल नंबर और इसकी रेंज होती है ओपन इंटरवल 0 से पाई, ठीक है। ओपन इंटरवल 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो मैं पूछता हूँ कोट जो है √3 कहाँ होता है, आप बोलोगे सर ये होता है आई थिंक 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मतलब π/6। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट 2 मेरा एज इट इज रहेगा, मैंने लिख दिया 2 इंटू π/6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। 2 3 चाहिए क्या हो जाएगा 6, तो टेंजेंट π/3, टेंजेंट π/3 मतलब टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, अगेन इट इज बिकम √3। सो दैट्स योर आंसर। आई होप इट्स सिंपल एंड क्लियर। आसान है, आई थिंक बहुत आसान है, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि जो डिफिकल्ट वाला पार्ट था वो तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो चीज़ें आसान है, आई थिंक फटाफट से लिखते हैं। तो अब मैं बोलना चाहूँगा कि जितने क्वेश्चन मैं आगे लिखूँ, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से करके ट्राई करो, ठीक है। आते बहुत अच्छी बात है, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, नहीं आते सॉल्यूशन देख सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। सो देखो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर। देखो क्वेश्चन सारे वैसे ही हैं और आप फटाफट से कर भी सकते हो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो, ठीक है। बस जस्ट सेक ऑफ कंप्लीशन मैं फटाफट से करवा देता हूँ आपको। टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट 1 का होता है +1 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं सर, और ये सिंपल सा होगा π/4 पे, प्लस कॉस इनवर्स -½ मैं पूछता हूँ कॉस हाफ कहाँ पे होता है, सर कॉस हाफ होता है 60 डिग्री यानी π/3 पे। माइनस का मतलब आप पहुंच गए, कहाँ पे पहुंच गए, आप पहुंच गए सर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट लिखने का तरीका π - π/3, दैट्स अ सिंपल थिंग। बस इसको सॉल्व करते हैं। इन कैल्शियम क्या आएगा, आप बोलोगे सर 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3π प्लस का 12π और इसमें से माइनस करना है आपको 4π, तो क्या बचेगा आपका, दैट इज 11π/12, दैट इज आंसर। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल टेंजेंट इनवर्स, अब ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट कुछ खास नहीं है। टेंजेंट इनवर्स आपने एज इट इज लिखा, 2 साइन आपने एज इट इज लिखा। हम अंदर से बाहर की तरफ निकलते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैं पूछता हूँ कॉस इनवर्स √3/2 प्लस पॉजिटिव वैल्यू देखते ही मेरे दिमाग में आया सर, पॉजिटिव वैल्यू देखते क्या दिमाग में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और √3/2 कहाँ होता है कॉस, आप बोलोगे 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/3 पे, सॉरी
6, गड़बड़ हो रही है। तो 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 पे ये क्या होता है √3/2, ठीक है। 2 3 क्या हो जाएगा 6, सो पाई बाय 3, 2 साइन आपके पास है पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब अभी हो गया 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसको हटा के मैं लिख सकता हूँ √3/2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट। मैं आपसे पूछता हूँ कि टेंजेंट जो है वो √3 कहाँ होता है, आप बोलोगे सर 60 डिग्री यानी पाई बाय 3 पे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, दैट्स सिंपल। ठीक है, कॉस इनवर्स √3/2 कहाँ होता है, आप बोलोगे √3/2 यानी सर होता है 30 डिग्री पे यानी पाई बाय 6 पे, प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स हाफ कहाँ होता है, आप बोलोगे सर हाफ तो होता है पाई बाय 3 पे यानी 60 डिग्री पे, माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों पहुंचा, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वाली ब्रांच है 0 से पाई तक, ठीक है। तो प्लस रहेगा तो 0 से पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं तो पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और जो एंगल आपको फर्स्ट में पता हो सेकंड में निकालने का तरीका पाई में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। एलसीएम क्या आएगा 6 आ जाएगा, ये पाई हो जाएगा प्लस 6 पाई हो जाएगा माइनस का 2 पाई हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर बचेगा दैट इज 5 पाई बाय 6। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनसे भी आसान है वो तो मैं करवा नहीं रहा, वो छोड़ रहा हूं मैं, सिर्फ स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको, आ जाएंगे क्वेश्चंस, देख लेना कर लेना खुद से, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स √3, जैसे मैंने √3 देखा, मैंने बोला टेंजेंट √3 कहाँ होता है 60 डिग्री पे यानी पाई बाय 3 पे होता है, ओके दैट्स फाइन। बट नेगेटिव साइन ने क्या बोला, सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फर्स्ट में नहीं है तो कहाँ होगा, टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब फर्स्ट में नहीं है तो फोर्थ में होगा सर इसके लिए, और फोर्थ के लिए एंगल के आगे लगा दो सिर्फ नेगेटिव साइन। टेंजेंट इनवर्स 1 कहाँ होता है, आप बोलोगे सर पाई बाय 4 पे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, दोनों का एलसीएम लो सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। कॉस इनवर्स हाफ कहाँ पे होता है, आप बोलोगे सर 60 डिग्री यानी पाई बाय 3 पे, माइनस ट्वाइस ऑफ साइन हाफ होता है 30 डिग्री पे, बट सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप क्या करोगे पाई माइनस, सॉरी इट्स नॉट सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे प्रिंसिपल वाली ब्रांच, बस यही चीज ध्यान रखनी है, ये जो गड़बड़ मैं अभी कर रहा था वो आप करोगे तो उस चीज का ध्यान रखना है। प्रिंसिपल वाली ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हाफ कहाँ होता है, आप बोलोगे 30 डिग्री पे यानी पाई बाय 6 पे, और फोर्थ में जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का पाई बाय 6, दैट्स इट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 मतलब ये बन जाएगा 2 पाई बाय 3, सिंपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल वाली ब्रांच का याद रखना है। फिर से वही सेम, हाफ होता है 30 पे यानी पाई बाय 6 पे, माइनस हाफ हो जाएगा, तो इसको मैं एज इट इज रखता हूँ साइन पाई बाय 3 माइनस साइन एज इट इज, ये हो जाएगा पाई, सॉरी अगेन मैं वही गड़बड़ कर रहा हूँ, माइनस नेगेटिव कहाँ पे होगा एट पाई बाय 6, माइनस माइनस फिर से प्लस बन जाएगा, सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, साइन एलसीएम क्या आएगा, आप बोलोगे 6, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6 का मतलब 3 2 6 पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 मतलब वैल्यू आ जाएगी 1, सिंपल, ठीक है। तो ध्यान जो रखना है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रखना है। स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस करो तो धीरे धीरे करना, ठीक है, यानी आपको सबसे पहले रिमाइंड करना है जब भी आप वैल्यू ऐसी रखो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, आपको जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कंफर्म होगी तब आप उसका आंसर निकालोगे, ओके ये नेगेटिव है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो नेगेटिव है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, तो फर्स्ट वाला निकालो, फोर्थ में नेगेटिव साइन करके चेंज कर सकते हो, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो बस ये चीज़ याद रखनी है, यही गड़बड़ नहीं करनी, बाकी कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत 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 आसान है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर होगा वो नहीं करवाऊंगा, बहुत आसान है, 12 हो जाएगा एंड नेक्स्ट भी हो जाएगा 13। चलो देखते हैं कौन सा मैं करवा सकता हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे सब क्वेश्चंस दिखा दूंगा, ठीक है, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत आसान है। आसान चीज़ों को आई थिंक जैसे ये क्वेश्चंस मैंने करवाने की जरूरत नहीं थी, आप खुद से कर सकते थे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन कि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है, उसके लिए मैंने करवाया। तो जो चीज़ें मेरे को हार्ड लगेगा वो क्वेश्चन मैं अभी लिखता हूँ, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होंगे, आपको खुद से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ये जो है इसके इक्वल है। यहाँ से आप कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हो। तो वैसे तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक अच्छी बात भी है कि कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए उसको आप बेसिक्स नॉलेज से भी कर सकते हो, थोड़ा लेंथी हो सकता है बट कर सकते हो, ठीक है। तो सीबीएसई ये मानता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड नहीं है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड नहीं है इसका मतलब आप आपके सिलेबस में आते हैं और आपको सॉल्व करने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक मेथड देखेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें मतलब बेसिक चीज़ें हैं, आप समझोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, आपको ये प्रूव करना है।
तो नॉर्मली जब हम प्रूव करते हैं तो हम बड़ी चीज़ को छोटा बनाते हैं, ठीक है, वही बेटर रहता है हमारे लिए चीज़ों को प्रूव करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस साइड को लेके चलूँगा, ठीक है, और कैसे लेके चलना है उसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो आपका कॉस इनवर्स 12/13 दिख रहा है, ये मान लिया मैंने एंगल ए होगा, क्योंकि ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी इनवर्स फंक्शन आपने लिखा कॉस इनवर्स एक्स, वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, वो एक एंगल होता है। तो मैंने मान लिया कि ये एंगल ए होगा, ठीक है। और जैसे आपने कोस इनवर्स देखा, जैसे आपने देखा, आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए कि सर इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो 0 से पाई होता है, मतलब इसका रिजल्ट 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। आपने कोस तो दोनों का सेम ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एंगल ए जो है, मुझे 100% पता है कि 0 से पाई के बीच में है। तो 0 से पाई में दो चीजें आपके पास होती है, आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, हम सब बेसिकली जानते हैं। तो क्या आप इस चीज से मुझे बता सकते हो कि मुझे ये पता है कि जब मैंने कोस इनवर्स लिखा, इसका मतलब 100% श्योर होगी इसकी रेंज जो है 0 से पाई है। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, 0 से पाई होगी, दैट्स ओके। बट इस रेंज में भी मेरे पास दो चीजें हैं, 0 से π/2 और π/2 से पाई आप बोल सकते हो। तो इस वैल्यू को देख के आपको क्या चीज समझ में आती है, तो इस वैल्यू को देखते ही मुझे समझ में आता है सर ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सिर्फ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि सर ये एंगल ए जो होगा ये 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कहां होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका होगा। क्यों होगा, रीजन मैंने आपको दे दिया, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होने का मतलब है, सबसे पहले कोस इनवर्स फंक्शन को देखा तो मेरी जो रेंज होती है कोस इनवर्स फंक्शन की 0 से पाई के बीच में होती है। अब वहां पे भी मुझे आइडिया लग जाता है कि अगर ये पॉजिटिव है मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर ये नेगेटिव होता है यहीं पे तो इसकी वैल्यू π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती। तो सिंपल सी चीज है, क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सेम एज इट इज मैंने कोस इनवर्स 4/5 को मान लिया कि ये मान लो मेरा बी है। तो यहां से मुझे एक चीज पता लगेगी, एंगल बी भी क्या होगा, सर ये भी 0 से π/2 के बीच में ही होगा। क्यों होगा, ये पॉजिटिव है सर, तो सेम रीजन जो ऊपर दिया वो मैं यहां भी दे सकता हूं। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, ओके। इतना होने के बाद ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कैसे, उसके ऊपर भी आएंगे। तो अब देखो इस बात को आप क्या लिख सकते हो कि कोस इनवर्स 12/13 को ए लिखा है आपने, तो हमने जस्ट सीखा था कि सर अगर मैंने एक फंक्शन लिखा y = cos x, ठीक है, इनवर्स लिखना है तो कोस को इधर ले आते हैं तो इट विल बिकम योर कॉस इनवर्स y हो जाता है x। सिंपल यही है, सेम काम हम यहां करते हैं, a को इधर ले जाते हैं, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। तो यहां से ये कर सकते हैं तो यहां से ये भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने ये प्रोसेस बता दिया आपको। इसको वापस लेके जाना है तो वही सेम प्रोसीजर है। तो 12/13 को उधर लेके जाओगे, a को एंगल को इधर ले आओगे तो आप बोल सकते हो सर cos a की जो वैल्यू आपकी निकल के आ रही है वो आ रही है 12/13, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहां से आपको cos b की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 4/5। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट स्टेप। आई थिंक ये चीजें क्लियर है, मैं हटा सकता हूं इसको। प्रूव क्या करना है, ठीक है, मैंने इन दोनों साइड्स को ये अज्यूम कर लिया, ये कर लिया, ओके दैट्स फाइन। मुझे प्रूव करना है ये कि इन दोनों की वैल्यू जो है सम अगर मैं करूंगा तो वो इसके इक्वल होगा, ये बोला गया है इस थिंग। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका होता है, ये जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हम ड्राइव करते थे, क्योंकि अब तो सिलेबस में नहीं है, वो इसी मेथड से करते थे। उसके लिए आपको सिंपल सा एक तरीका करना है कि सर एक चीज मुझे समझ में आ गई कि इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, दिख रहा है, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने, ये a + b है। मुझे यहाँ टेंजेंट इनवर्स चाहिए, तो अगर मैं इसके दोनों तरफ टेंजेंट ले आऊँ तो ये टेंजेंट जब उधर जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हाँ या ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आपको बस यही काम करना है। फर्स्ट फंक्शन को a लिया, सेकंड फंक्शन को मैंने b एज्यूम किया, a + b आ गया, इक्वल टू में आपको क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। टेंजेंट चाहिए तो मैं टेंजेंट a + b लगा दूंगा। आपको कोट चाहिए, कोट लगाओगे, साइन चाहिए, साइन लगाओगे, कोस चाहिए, कोस लगाओगे। सेम फॉर्मूले से हम सारी चीजें कर सकते हैं आराम से। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको टेंजेंट चाहिए तो मैंने टेंजेंट a + b। अब टेंजेंट a + b का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। मान लो ये माइनस होता तो ये बीच में माइनस आ जाता, दैट्स इट। तो a + b का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट a + टेंजेंट b होल डिवाइड बाय 1 - टेंजेंट a टेंजेंट b। तो अब मुझे ये बताओ, आपके पास cos a है, cos b है, क्या मैं टेंजेंट a और टेंजेंट b निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। cos से हम निकाल सकते हैं साइन, साइन a कैसे आएगा? तो आप बोलोगे साइन a आएगा सर √1 - cos²a। आई थिंक इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, सारे बच्चे जानते होंगे। लेकिन इसके आगे हम लगाते हैं प्लस और माइनस, फिर से गेम वही आ जाता है, प्लस और माइनस।
अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि एंगल ए और बी दोनों ही कहाँ लाई करते हैं सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, प्लस ही रहेगा। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन ए। सिंपल, आपको क्या मिलेगा यहाँ से, सर मुझे मिलेगा 1 - 12 डिवाइड बाई 13 का होल स्क्वायर का रूट। इसको सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करोगे 12 का स्क्वायर, चलो एक करके दिखा देता हूँ, बाकी हम फटाफट करेंगे। ये 144 डिवाइड बाई 169 हो जाएगा, एलसीएम आएगा 169, तो 169 माइनस 44 यू विल गेट 25 बाई 169 का रूट, मतलब दिस विल बिकम योर 5 बाई 13, सिंपल। ओके, और साइन का झंझट खत्म हो गया, प्लस ही आएगा क्योंकि ए मेरा पॉजिटिव है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अगर ये क्लियर है तो सिमिलरली यहां से मैं साइन बी भी निकाल सकता हूं। सेम प्रोसीजर, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी आएगा, कॉस बी 4/5, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 16/25, सोल्व आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 3/5। आई थिंक जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है ट्रिग्नोमेट्री की वो ऑलरेडी जानते हैं इस चीज को। आई होप इट इज क्लियर। मेरे पास कॉस से है, साइन ए है, कॉस बी है, साइन बी है, तो यहां से मैं टेंजेंट ए और टेंजेंट बी निकाल सकता हूं। तो निकालो फटाफट से, मैं यहां लिख देता हूं टेंजेंट ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। तो साइन ए क्या है भाई मेरा, ये मेरा आया था 5/13, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, कॉस ए से, दैट इज 12/13। दिस गेट कैंसिल आउट, आई लेफ्ट विद 5/12। सिमिलरली अगर मैं टेंजेंट बी निकालना चाहूंगा तो साइन बी बी और 3/5, कॉस बी आपका है 4/5, आई थिंक आई एम राइट, यस, 5 and 5 गेट कैंसिल आउट, आई लेफ्ट विद 3/4। ओके, सारी वैल्यूज हैं, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर। सो दिस इज योर टेंजेंट ए प्लस बी। बस एक छोटा सा गेम और बाकी है, बाकी सारा चीज हो चुका है। टेंजेंट ए इज 5/12 प्लस वी हैव 3/4, ओके, होल डिवाइड बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। बस अब एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ऊपर मैंने डायरेक्टली एलसीएम लिया, 12 4 जा 48, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 36 होल डिवाइड बाय, सॉरी ये 4 है तो ये 48 हो जाएगा नीचे, 48 एंड 48 माइनस 15। अब देखो 48 से 48 कैंसिल आउट। आप चाहते तो इन दोनों का एलसीएम 12 दे सकते थे, बट मैंने चीज़ों को आसान करने के लिए ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 20 प्लस 30, दिस विल बिकम योर 56, और नीचे आपका हो जाएगा 33। ठीक है, देखो वही चीज़ जो हमें चाहिए थी वो मिल गई है कि मुझे अल्टीमेटली क्या मिल गया, मुझे मिल गया सर कि टेंजेंट ए प्लस बी जो है वो मिल गया 56/33। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। सॉरी, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो समझ में आना जरूरी है, बाकी आप डायरेक्टली करोगे तो भी हो जाएगा। क्या चीज़ है, ध्यान से देखो। ये ए प्लस बी के बारे में आपका क्या ख्याल है। मेरा ए जो था फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, बी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी क्या होगा, तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये होना चाहिए 0 से पाई के बीच में, हाँ या ना। ए प्लस बी यानी इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए आप, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी जो है वो 0 से पाई के बीच में, यानी सीधी सी बात है यार, एंगल ए 0 से 90 के बीच में, एंगल बी 0 से 90 के बीच में, दोनों को ऐड करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, 180। मिनिमम क्या मिल सकती है, दोनों 0 होंगे तो 0, तो 0 से 180 के बीच में रहेगा। मतलब अल्टीमेटली मैंने ये बोला कि ए प्लस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बात आती है यहां पे, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। टेंजेंट ए प्लस बी पॉजिटिव कब होगा, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, आप बोलोगे नहीं सर, ये तभी पॉजिटिव पॉसिबल है जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो यहां से मुझे आइडिया मिला कि इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, बट दिस इज पॉजिटिव, दैट्स फॉर आई कैन से दैट, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि ए प्लस बी क्या होगा मेरा, इट इज लाई बिटवीन, आई कैन से इट्स बिलोंग्स टू और इट्स लाई बिटवीन 0 एंड π/2। ये 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और मैक्सिमम ये यही हो सकता था। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बता दी। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अब ध्यान से देखना, ये चीजें कई बार गड़बड़ होगी, नेगेटिव आएगा एक क्वेश्चन में, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये कहां घूम गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है नो प्रॉब्लम, टेंजेंट को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 56/33। ठीक है, और मैंने ये क्यों चेक किया, क्योंकि भाई इसका इनवर्स लेने के लिए मुझे पता है कि ये जो है माइनस π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। सॉरी, इट्स नॉट क्लोज इंटरवल, इट्स ओपन इंटरवल। अगर ये यहां लाई करेगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने चेक किया कि ए प्लस बी कहां लाई करता है, 0 से π/2। कैसे पता किया, क्यों सर, ए प्लस बी जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर सकता है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि टेंजेंट ए प्लस बी की वैल्यू मेरी आ रही है पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रही है मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है, तो ए प्लस बी कहां आ रहा है मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। दैट्स व्हाई आई कैन से दैट ओके दिस इज फाइन। ओके, मींस मैं इसका इनवर्स ले सकता हूं। तो ए प्लस बी इक्वल टू आ गया टेंजेंट इनवर्स 56/33। अब मैं पूछता हूं ए और बी क्या है, तो सर ए तो मैंने ये माना था, यानी ए माना था मैंने कॉस इनवर्स 12/13,
बी मैंने माना था कॉस इनवर्स 4/5, यस, एंड दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 56/33। बस यही मुझे प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड आई कैन से, दैट्स इट। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देखो, कुछ चीज़ें समझने की है, ये चीज़ें आप फटाफट से शॉर्टकट में निकाल सकते हो क्योंकि आप इतने बड़े हो गए हो, तो मतलब समझ में आना चाहिए, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बड़ा किया। दूसरी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये वाली है कि किसी भी फंक्शन का जब आप इन्वर्स लेते हो, ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे उसका इन्वर्स यानी इस फंक्शन को ऐसे लिखने से पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये जो पार्ट आपका है वो कहाँ होना चाहिए, ये हमेशा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होना चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, दैट्स इट। ओके, सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे और चीज़ें अच्छी से क्लियर होगी, उसको हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको हटाता हूँ और अगला लेते हैं। सो देखो मैंने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं सेम एज इट इज, कुछ डिफरेंस नहीं है। पिछले में यहाँ टेंजेंट था, यहाँ कॉस है, कॉस को साइन करके लिख दिया इसने, और यहाँ पे सिर्फ साइन पूछा है। ठीक है, तो मतलब सेम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलो फटाफट से करते हैं। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाई और यहाँ से मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट कॉस इनवर्स 4/5 क्या होगा, a के इक्वल होगा। इम्प्लाइज दैट मैं लिख सकता हूँ कि कॉस a की वैल्यू जो होगी आपकी 4/5 हो जाएगी। और ध्यान रहे यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, a जो है मेरा 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। सिमिलरली सेकंड पार्ट में लेता हूँ, दैट इज योर कॉस इनवर्स 12/13 है, इसको मैं b एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कॉस b इज इक्वल टू 12/13। सिंपल। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि जो a है आपका वो π/2। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट में सॉरी इट्स नॉट है, इट्स b। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिंपल सा तरीका है। क्यों लाई करेगा, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है इसलिए लाई करेगा, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं होती तो कहाँ लाई करता, क्योंकि दोनों कोस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता, π/2 से π के बीच में लाई करता। चीजें क्लियर है। मुझे क्या चाहिए, इक्वल टू में भी कॉस चाहिए, तो बस कॉस ये a है ये b है, तो मैंने इसको लिख दिया a + b, बस इसी की आइडेंटिटी लगा दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आ जाएगा कॉस सही, कॉस b माइनस साइन ए साइन बी। आई होप ये फॉर्मुलेज आपको आते होंगे, यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉस ए कॉस बी दोनों आपके पास है, आपको साइन ए और साइन बी चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं साइन ए और साइन बी निकालना चाहूँ तो साइन ए क्या होगा, दैट इज √1 - कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए क्या है भाई, 4/5 है, इसका स्क्वायर करोगे 16/25, तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 3/5। सिमिलरली अगर आप साइन बी निकालने जाओगे तो आई थिंक निकाल सकते हो 1 - कॉस स्क्वायर ए, दैट विल बिकम योर 5/13। ठीक है, 1 - कॉस स्क्वायर ए का रूट करोगे तो आपको मिल जाएगा साइन बी। साइन ए साइन बी है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर। सो इट इज योर कॉस a + b होल इक्वल टू, ठीक है, बाय दैट कॉस a 4/5 कॉस b 12/13 माइनस, यहाँ प्लस होता है तो फॉर्मूले में यहाँ क्या होता है, माइनस होता है, ये ध्यान रहे। साइन a 3/5 साइन b 5/13। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम तो हो जाएगा 65, ऊपर हो जाएगा 48 - 15, सो दिस विल बिकम योर 33 / 65। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। देखो ये एग्जैक्ट मिल गया आपको वैल्यूज। एक्चुअली मुझे क्या मिला, मुझे मिला सर कॉस a + b जो है वो मिल गया इक्वल टू 33/65 के। अब ध्यान से देखो a + b ये पॉजिटिव कहाँ होगा, a + b कहाँ लाई करेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो मुझे पता है सर a + b जो है आपका, अब देखो ये रीजन देना है आपको, ठीक है, यहाँ करके दिखाना है। as a lie between in the first quadrant, b lie in the first quadrant means a + b कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से π के बीच में हो सकता है, बट बिकॉज दिस इज पॉजिटिव इसकी वजह से ये क्या होगा, इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये 0 से π/2 के बीच में ही लाई करेगा, दैट्स इट। ठीक है, as a and b are in the first quadrant, that therefore cos a + b equal to and cos a + b is equal to 33/65, it means a + b lie in the first quadrant, सिंपल। और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपल, दिस विल बिकम योर a + b is equal to cos इनवर्स 33/65। बस a और b की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। सिंपल है, देखो कितना आसान है। अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ और यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कितना है देखो ध्यान से, कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ साइन लिखा हुआ है, तो अलग अलग है, कोई बात नहीं, अलग अलग अज्यूम कर लेंगे हम। तो आप अज्यूम करोगे कि कॉस इनवर्स 12/13 जो है वो आपका a हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से आप बोल दोगे कि कॉस a की वैल्यू आ जाएगी 12/13, तो कॉस a 12/13 होगा तो आई थिंक साइन a निकाल सकते हो आप, जैसे हमने यहाँ निकाला था, ये हो जाएगा 5/13। सिंपल है। सिमिलरली सेकंड को आप मानोगे कि ये बोलोगे साइन इनवर्स 3/5 को आपने b माना, तो इसका मतलब साइन b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3/5, और यहाँ से अगर आप
cos b निकालने जाओगे तो वो आपको मिलेगा 4/5। आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हो, ईजी है। फॉर्मूला किस चीज़ का लगाओगे? फॉर्मूला लगाओगे सर आप sin a प्लस बी का, ठीक है। इसको सॉल्व जब करोगे sin a प्लस बी का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b, वैल्यूज पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। ओके, और सिंपल सा तरीका वही रहेगा कि a प्लस बी की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी आपको, ठीक है। पॉजिटिव मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पॉजिटिव मिले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मेरा काम हो गया। चलो, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर सारे पॉजिटिव वाले करो, एक नेगेटिव वाला करा दो। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जहां पे ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उस केस में हमें क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको हटाते हैं और लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सो चलो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपके पास है। अब देखो, अभी तक क्या हो रहा था ना, यहाँ दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे और इक्वल टू में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। चीज़ें आसानी से हो रही थी, बट घबराने की जरूरत नहीं, चीज़ें वही है, कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है। क्या सेम है? ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को टेंजेंट में कन्वर्ट कर दूँ तो बात बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये टेंजेंट कैंसिल होने के बाद पाई आना चाहिए, ठीक है। तो काम हम वही करते हैं, पहले दोनों को ही मैं लेट करूँगा, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि साइन इनवर्स 12/13 जो है वो किस के इक्वल हो जाएगा? a के इक्वल। इंप्लाइज दैट मैं बोल सकता हूँ कि साइन a जो है आपका वो हो जाएगा 12/13, याद रहे, ठीक है। चलो नीचे लिख देंगे, एंड कॉस इनवर्स 4/5 को मैं लिख देता हूँ b, ठीक है। इंप्लाइज दैट कॉस b जो है वो आपको मिल जाएगा 4/5। और ध्यान रहे a और b दोनों ही जो है मेरे 0 से π/2 के बीच में होंगे। ऐसा क्यों होगा? मैं मर्जी से लिख रहा हूँ हर क्वेश्चन में, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, और किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब 100% श्योर हूँ कि वो जो एंगल प्रोड्यूस करके देगा वो हमेशा किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, क्योंकि दो ही क्वाड्रेंट इंक्लूड होते हैं। चाहे कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड हो सकता है या फर्स्ट और फोर्थ हो सकता है। तो फर्स्ट में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, फोर्थ और सेकंड में जो भी होगा वो वैल्यू नेगेटिव रहेगी, सिंपल। सो आई थिंक यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है। अब मुझे टेंजेंट की फॉर्म में बनाना है। तो देखो, साइन ए है, कॉस बी है, तो यहाँ से कॉस बी भी चाहिए, कॉस ए चाहिएगा मुझे। तो 12/13 आई थिंक अब याद हो गया, 5/13 आप निकाल सकते हो आराम से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ से आपको साइन बी मिल जाएगा, साइन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/5, सिंपल, ठीक है। इस टेंजेंट को देख के मेरे दिमाग में आया सर मैंने ए और बी माना है तो मैं टेंजेंट ए प्लस बी निकाल लेता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी क्यों? क्योंकि ये ए है प्लस ये बी है, तो ए प्लस बी मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो ये आपका हो जाएगा सर टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, क्लियर। सो टेंजेंट ए की वैल्यू क्या होगी? अब देखो, साइन ए को से डिवाइड करके आई थिंक निकाल सकते हो, तो आप खुद से निकाल लेना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसको इससे डिवाइड करो, 13 से 13 कैंसिल करो, आपके पास मिलेगा 12/5 प्लस टेंजेंट बी, इसको इससे डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 3/4, ठीक है, होल डिवाइड बाय 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। बस सॉल्व करो इसको, 20 नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 15 डिवाइड बाय 20 होल डिवाइड बाय 20 माइनस 36 डिवाइड बाय 20। इस 20 से 20 कैंसिल आउट, इसमें ऐड करोगे तो ये मिलेगा 63 डिवाइड बाय 16, बट 20 माइनस 36 तो माइनस का 36 मिलेगा। तो ये जो वैल्यू निकल गई -63/16। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि टेंजेंट ए प्लस बी जो है वो मेरा है -63 से लेके 16 तक। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ए और बी दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है, और टेंजेंट ए प्लस बी की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब यही है जो हम बार बार करते आ रहे हैं कि ए प्लस बी अगर मैं निकालने जाऊँगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो उनकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? पाई हो सकती है। यानी या तो ए प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर ये क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन जब मैंने ये नेगेटिव वैल्यू देखी तो नेगेटिव वैल्यू देख के मुझे समझ में आया कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो एंगल है ये π/2 से लेकर पाई के बीच में होगा, यानी ये एंगल 100% सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ही टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। आई होप इट इज क्लियर, ओके। सो इस निष्कर्ष यहां से मैंने निकाला कि as A and B lie in the first quadrant, therefore A plus B must lie in the second quadrant. Why? Because this value is negative. As tangent A plus B is negative, therefore A plus B must lie on the second quadrant, means between π/2 and पाई। अब कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि अभी तक मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, मैं इस टेंजेंट को उठाता और उधर ले जाता। क्यों ले जाता?
सिंपल सा तरीका था मेरे पास, क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में था। बट अब ये ए प्लस बी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और मुझे पता है कि टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है अपर इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 तक। कहां से कहां तक होती है? -π/2 से π/2 तक। तो क्या किया जाए? अब तो गड़बड़ होगी, मतलब हम इन्वर्स नहीं कर सकते, बट इसका भी एक तरीका होता है कि हम इस चीज़ को कैसे, मतलब ऐसा मैनिपुलेट कर देते हैं कि ये अल्टीमेटली मेरा इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में पहुंच जाए। तो क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को ध्यान से समझो। देखो ध्यान से, अगर आपको सिंपल सा तरीका ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली जब इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगी, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि कई बार फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मिले, कई बार आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, दो ही चीज़ों में मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं हूं सेकंड क्वाड्रेंट में यहां, और मुझे वापस आना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां जाना है, तो अल्टीमेटली मुझे ये दिख रहा है कि सर अगर मैं यहां से पाई को माइनस कर दूं तो बात बन सकती है क्या? अगर मैं यहां पाई को माइनस कर दूं तो मैं पीछे चला जाऊंगा कि नहीं चला जाऊंगा? बिल्कुल चला जाऊंगा। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में होता और मुझे आगे जाना होता तो मैं पाई को क्या कर देता? ऐड। तो दोनों ही कंडीशन में आपको याद रखना है कि अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो आप पाई को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस पाई को ऐड कर दीजिए बोल सकते हो। और यहां पर अगर हो और आपको ऊपर जाना है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप क्या करोगे? पाई को ऐड कर दोगे। मतलब नेगेटिव एंगल दिख जाए उसमें ऐड कर दो, पॉजिटिव दिख जाए तो उसमें माइनस कर दो, बस ये काम करना होता है। ठीक है, तो कैसे, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, उस चीज को ध्यान से समझते हैं। मैंने एक चीज बताई सॉरी, कि यहां से आप क्या करते हो? पाई को माइनस, तो सब्ट्रैक्टिंग पाई थ्रू आउट। तो मान लो मैं पाई को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये π/2 माइनस पाई हो जाएगा, ओके। ये a प्लस बी माइनस पाई हो जाएगा, ओके। और ये पाई माइनस पाई हो जाएगा, ओके। सो ये हो जाएगा आपका 0, ये मिलेगा मुझे -π/2। और a प्लस बी में से अगर मैंने पाई को माइनस कर दिया तो ये किस किस के बीच में? ये -π/2 से 0 के बीच में। यानी कहाँ पहुँच गए हम? हम पहुँच गए सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी ये इक्वल टू का साइन हम हटा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई π/2 पे जो है मेरा टेंजेंट डिफाइन नहीं होता, तो ये चीज़ ध्यान रहे। ठीक है, तो π/2 पे टेंजेंट डिफाइन नहीं होता, ये चीज़ याद रहे। तो a प्लस बी जो है वो 0 से π/2 के बीच, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, ओके दैट्स फाइन। बट ये π/2 कभी नहीं हो सकती वैल्यू, तो π/2 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ध्यान से देखो कि क्या इस a प्लस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, या इससे एक और आसान स्टेप क्या हो सकता है कि थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई करो। जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा प्लस का, और -1 से मल्टीप्लाई करने में इक्वलिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा। इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई है जो नेगेटिव है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और ये बस 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये सुनो, मैंने क्या किया? माइनस सब्ट्रैक्ट किया सब में से, फिर मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको अल्टीमेटली ये मिल गया। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आपके दिमाग में यस, आपने सीखा होगा कि टेंजेंट पाई माइनस थीटा क्या होता है? टेंजेंट 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है नेगेटिव, तो आंसर आएगा माइनस साइन। पाई बोलता है नो चेंज, तो टेंजेंट एज इट इज थीटा। यानी टेंजेंट पाई माइनस थीटा को आप माइनस टेंजेंट थीटा लिख सकते हो, यानी माइनस टेंजेंट थीटा को आप टेंजेंट पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो मैंने एक काम किया कि ये जो माइनस साइन मुझे दिख रहा था ना, मैं इसको ले गया यहाँ पे, माइनस टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू 63/16। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब माइनस टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट पाई, और यहाँ थीटा का काम क्या कर रहा है? a प्लस बी, तो a प्लस बी, एंड दैट इज इक्वल टू 63/16। देखो पहुँच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई माइनस ए। तो मैंने इसी बात को सेम एज इट इज, मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, अल्टीमेटली सॉल्व करोगे आपको वही मिल जाएगा। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा कि ये जो चीज़ है ये कहाँ लाई करती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो इंप्लाइज दैट मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि टेंजेंट को उधर लेके जाए तो ये हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, दैट इज 63/16, 63/16। बस काम हो गया। मुझे a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। a प्लस बी को उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो हम यहाँ से मुझे मिलेगा कि a प्लस बी जो है मेरा वो हो जाएगा पाई माइनस टेंजेंट 63/16, सॉरी। बस इसकी वैल्यू रख दो, तो ये इक्वेशन उठाओ और यहाँ पुट कर दो, बस काम खत्म आपका। तो इस a प्लस बी की वैल्यू क्या मिली मुझे? ये मिली सर पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स 63/16, और प्लस में मेरे पास टेंजेंट इनवर्स 63/16 ऑलरेडी है, इससे कैंसिल आउट, अल्टीमेटली किसके इक्वल आ गया? पाई। तो पाई इक्वल टू पाई, मतलब हेंस प्रूव्ड, ठीक है।
आई होप दिस इज सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा चीज़ें। तो बस जो गेम था वो ये वाला था। ठीक है, तो इसको मुझे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके आना है। कैसे लेके आना है उसका तरीका सिंपल सा तरीका है, मैंने बस आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, कोई भी एंगल जो गिवन होगा, देखो π/2 जब आप करोगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब पाई करना है। तो वो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में मिले, चाहे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिले, चाहे वो कहीं पे भी मिले, अल्टीमेटली आपको ट्राई करना है या तो पाई ऐड कर दो या पाई सब्ट्रैक्ट करके देखो। ठीक है, और या फिर मैं बोल सकता हूं या तो एंगल को पाई में से सब्ट्रैक्ट करो या एंगल में से पाई को सब्ट्रैक्ट करो। इन दोनों ही कंडीशन में से एक कंडीशन में आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। दैट्स इट। ओके, सो आई होप ये क्लियर है, समझ में आया होगी चीजें। सो दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद।